हेलो फ्रेंड, पीआर नोवेल सीरीज़ पे आपका हार्दिक स्वागत है। यहाँ पर आपको सुनने मिलेगा लव स्टोरी, हार्ट स्टॉपिंग ड्रामा, रोमांस, थ्रिलिंग फैंटेसी, रिवेंज स्टोरीज। अगर स्टोरी आपको अच्छा लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक शेयर और कमेंट कर दीजिएगा। थैंक यू। आरिश, हमने कभी भी नहीं सोचा था कि हम जिससे प्यार करेंगे वह इतना ज्यादा स्वार्थी निकल जाएगा कि सिर्फ अपनी भूख मिटाने के लिए वह हमें नोच खाएगा। आपकी गलतियां काबूल करने से हमारे जख्म नहीं भर जाएंगे आरिश, और ना ही हम आपको इस जिंदगी में कभी माफ करेंगे। इसलिए बेहतर यही होगा कि आप यहाँ से चले जाएं, क्योंकि ना तो आपके पास हमारे किसी सवालों का जवाब है और ना ही हमें आपसे कोई जवाब चाहिए, क्योंकि हम उसे जिंदगी में वापस कभी नहीं लौटना चाहते हैं। हम उन पुराने यादों को, उन पुराने जख्मों को फिर से ताज़ा नहीं करना चाहते हैं। आज तक यही समझते आए थे कि हम मर चुके हैं, आज भी यही समझ है कि हम मर चुके हैं और सिवाय हमारी यादों के अलावा आपके पास और कुछ भी नहीं बचा है। सोना की बातें भले ही कड़वी थी पर सच थी। तो वही आरिश बेबस आंखों से बस उसकी तरफ देखे जा रहा था। आरिश इतना तो समझ गया था कि सोना को मनाना इतना आसान नहीं होने वाला है। जितने जख्म उसने सोना को दिए हैं उसे भर पाना इतना आसान नहीं है। वक्त वैसे हर जख्म को भर देता है, पर कभी कभी वक्त उन जख्मों को और भी ज्यादा गहरा कर देता है, और वही यहाँ पर सोना और उसके बीच के हालातों के साथ हुआ था। जब तक उसे एहसास हुआ तब तक सोना उससे दूर जा चुकी थी, और जब तक उसे सोना मिलती तब तक सोना के जख्म और भी ज्यादा गहरे हो चुके थे, क्योंकि सोना किसी और अपना बना चुकी थी। और भला ऐसे में वह कैसे खुद को साबित करें। तेरे बिन जीना है ऐसे, दिल धड़का ना हो जैसे, यह इश्क है क्या दुनिया को, हम समझाए कैसे। आरिश बिना कुछ कहे ही चुपचाप खामोशी से सोना की तरफ देख रहा था। तो वही सोना आरिश की तरफ नहीं देख रही थी, पर उसकी गोद में सोई हुई पंखुड़ी अब तक उठ चुकी थी। वह सोना की आवाज की वजह से ही उठी थी, जिसकी वजह से सोना उसे दोबारा सुलाने की कोशिश कर रही थी, पर पंखुड़ी की नजरें आरिश पर जा चुकी थी, और आर्या को देखने के बाद पंखुड़ी सो जाए ऐसा हो ही नहीं सकता है। इसलिए वह तुरंत ही सोना की गोद से निकलने की कोशिश करने लगती है। तो वहीं सोना पंखुड़ी की इस हरकत को देखकर एक गहरी सांस लेती है, और फिर वह अपने आंसुओं को अपनी आंखों में ही रोकने की कोशिश करते हुए धीरे से पंखुड़ी को खुद के बाहों से आजाद कर देती हैं। पंखुड़ी जैसे ही सोना के गोद से उठती हैं, वह सीधा भागते हुए आरिश की तरफ बढ़ जाते हैं। तो बेड पर उसे इस तरह से भागता हुआ देखकर सोना बेहद ज्यादा डर चुकी थी, पर आरिश तुरंत ही आगे बढ़कर पंखुड़ी को अपनी गोद में उठा लेता है, और उसे अपनी गोद में लेते ही वह उसे सीधा अपने सीने से लगा लेता है। वही पंखुड़ी भी अपने चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कुराहट लिए हुए आरिश की तरफ देख रही थी। उसके चेहरे पर बेहद प्यारी मुस्कुराहट है, और उस मुस्कुराहट की तरफ देखते हुए आरिश के दिल में एक अजीब से चुभन महसूस हो रही थी। अब दिलों की राहों में हम कुछ ऐसा कर जाएं, एक दूजे से बिछड़े तो सांस लिए बिन मर जाएं। आरिश पंखुड़ी से अपनी नजर हटाकर एक बार फिर से सोना की तरफ देखता है, जो कि नम आंखों से उन दोनों की ही तरफ देख रही थी। पर जैसे ही आरिश की नजरें उसकी नजरों से मिलती है, वह तुरंत ही अपनी नजरें फेर लेती है, और उसके इस हरकत पर आरिश की आंखों से आंसू बहकर उसके गालों पर चले आते हैं। ओ खुदा, बता दे क्या लकीरों में लिखा, हमने तो बस इश्क है किया। पर अगले ही पल आरिश को अपने चेहरे पर पंखुड़ी के छोटे छोटे हाथ महसूस होते हैं। वह तुरंत पंखुड़ी की तरफ देखता है, जो कि उसके गालों पर बह रहे आंसुओं को पोंछ रही थी, और उसके चेहरे पर एक अजीब सी उदासी आरिश को नजर आ रही थी। और पंखुड़ी को इस तरह से उदास देखकर आरिश खुद को ही टूटा हुआ महसूस कर रहा था। ना तो वह सोना को समझ पा रहा था, और ना ही वह अपने बच्चों की स्माइल को बरकरार रख पा रहा था। प्यार की इन राहों में मिलते हैं कितने दरिया, लाख तूफानों में भी दिल को मिल जाता है जरिया। आरिश अपने आंसुओं को साफ करते हुए गहरी सांस लेता है, और फिर वह तुरंत साइड टेबल पर पड़े हुए इक्विपमेंट्स बॉक्स में से कुछ इक्विपमेंट को अपने हाथों में लेता है, और फिर वह सीधा पंखुड़ी को लेकर सोफे के पास चला आता है। तो वही सोना जैसे ही आरिश को इक्विपमेंट को अपने हाथों में लेते हुए देखते हैं, वह एकदम से घबरा जाती है, और वह तुरंत ही आरिश की तरफ देखते हुए अपनी तेज आवाज में बोली, आप क्या कर रहे हैं? अगर आपकी वजह से हमारी बच्ची को कुछ भी हुआ तो हम इसके लिए आपको कभी माफ नहीं करेंगे। आरिश अचानक से सोना के चीखने की वजह से आरिश अपनी नज़र उठाकर सोना की तरफ देखता है, जो कि डरी हुई नज़रों से उसकी तरफ ही देख रही थी। वह बेड से खड़ी नहीं हो पा रही थी, क्योंकि उसके हाथों में सुई लगी हुई थी, पर अपनी बच्ची को एक खरोच भी वह नहीं लगने देना चाहती थी। अपने बच्चों के लिए सोना को इस तरह से तड़पता हुआ देखकर आरिश तुरंत ही अपने चेहरे को नामे हिलाते हुए बोला, रिलैक्स वाइफी, मैंने जो जख्म तुम्हें दिया है वह अपनी बच्ची को कभी नहीं दूंगा। भले ही मैं तुम्हारे लिए एक अच्छा पति ना बन सका, पर मैं एक अच्छा पिता जरूर बनूंगा। इसलिए तुम फिक्र मत करो, मैं खुद मर जाऊंगा पर अपनी बच्ची पर एक आंच भी नहीं आने दूंगा। इतना कहकर आरिश अपनी नजरें फेर लेता है, और वह पंखुड़ी की तरफ देखता है, जो कि टुकुर टुकुर उसे ही देख रही थी। इस समय पंखुड़ी अपने दोनों पैरों को आरिश के कमर के इधर उधर किए हुए बैठे हुई थी। उसका चेहरा इस समय आरिश के सीने के पास था। तो वही आरिश अपने बच्ची की मासूम सी आंखों की तरफ देखते हुए हल्के से मुस्कुरा देता है। तो वही सोना आरिश की बात सुनकर एकदम से हैरानी भरी नजरों से उसकी तरफ देखने लगती है। अगर आरिश पंखुड़ी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता है तो वह अपने हाथों में सीजर और नाइफ लेकर क्यों गया था?
पर सोना अब दोबारा आरिश को नहीं रोकती है और वह खामोशी से बस आरिश इसकी तरफ देखती रहती है। तो वहीं आरिश सीजे को साइड में रखकर उस नाइफ को कसकर अपनी मुट्ठियों में पकड़ता है, जिसकी वजह से वह नाइफ सीधा उसके हाथों में दसते चला जाता है। तो वही आरिश के ऐसे पागलपन को देखते हुए सोना सदमे में चली गई थी। वह कभी सोच भी नहीं सकती थी कि आरिश खुद को कभी इस तरह से भी नुकसान पहुंचा सकता है। तो वही आरिश अपने चेहरे पर एक मुस्कुराहट लिए हुए पंखुड़ी की बातों का जवाब दे रहा था, जो वह उसे बहुत ही प्यारी सी आवाज में पूछ रही थी। पंखुड़ी की आवाज सुनते हुए आरिश के दर्द और भी ज्यादा बढ़ते जा रहे थे। यह वही बच्ची थे जिसके जन्म के समय आरिश सोना के पास मौजूद नहीं थी। ना जाने सोना ने किस हालत में इस नन्ही सी बच्ची को जन्म दिया होगा। इस नन्ही सी बच्ची की आंखों की मासूमियत, उसके वो चेहरे के फेसियल फीचर्स सब कुछ सोना से मिलते जुलते थे। पता नहीं क्यों, पर पहले आरिश ने कभी इस बात पर ध्यान नहीं दिया था। उसे हमेशा से यही लगता आ रहा था कि सोना सिर्फ बच्चों की वजह से सिद्धार्थ के साथ है, पर यहाँ तो सच कुछ और ही निकला। बच्चे भी उसके थे। सिर्फ सोना अकेले ही नहीं बल्कि उसके बच्चे भी सिद्धार्थ के साथ ही थे। सोना की नजरें आरिश के उसे हाथ पर टिकी हुई थी जिस आरिश ने उसे नाइफ से अपने हाथों में पकड़ रखा था। अब आरिश के हाथों से खून बहकर फर्श पर गिरने लगा था, पर आरिश को तो जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। वह आंखों में हजारों जज्बात लिए अपने चेहरे पर उभर रहे हर एक दर्द को छुपाते हुए वह अभी अपनी बच्ची से मुस्कुराते हुए बातें किए जा रहा था, जैसे मानो उसे कोई फर्क ही ना पड़ रहा हो। पर आरिश के खून की तरफ देखते हुए सोना को बहुत फर्क पड़ रहा था। आरिश के खून के हर एक बूंद उसे अंदर ही अंदर तोड़ते जा रही थी। जब सोना से और बर्दाश्त नहीं होता है तो वह तुरंत ही अपने हाथों से भी आय खींचकर बाहर निकाल देती है और अचानक से खींचने की वजह से सोना के भी हाथों से खून बहने लगता है। पर वह इस बात पर जरा भी ध्यान नहीं देती और वह सीधा बेड से नीचे आती है। बेड से नीचे कदम रखते ही सोना की आंखों के आगे अंधेरा छाने लगता है, पर बिना इस बात पर ध्यान दिए हुए वह सीधा खाली पैर ही आरिश की तरफ अपने कदम बढ़ा देती है। भले ही इस समय सब कुछ धुंधला उसे नजर आ रहा था, पर फिर भी वह अपने कदम आरिश की तरफ बढ़ाई जा रही थी। सोना जैसे ही आरिश के पास पहुंचती है वह तुरंत ही अपने हाथों को आरिश के कंधे पर रखकर अपनी आंखें कसकर बंद करती है। तो वही सोना को अपने सामने खड़ा देखकर आरिश तुरंत ही अपने हाथों में पड़ी नाइफ को फेंककर सोना के हाथों को थामता है। अगले ही पल उसे पलटकर अपने बगल में बिठा लेता है और फिर सोना की तरफ देखते हुए अपने गुस्से भरी आवाज में बोला, तुम यहाँ क्या कर रही हो और यह क्या बेवकूफ़ी है? जब तुम्हारे हाथों में आई भी लगी हुई थी तुम्हें उसे खींचने को किसने कहा था? आरिश का खून से सना हुआ हाथ इस समय सोना के हाथों के ऊपर था। जैसे जैसे खून निकल रहा था तो वही सोना आरिश के इस बात को सुनकर तुरंत ही अपने हाथों को पीछे खींचती है और अपनी बाहरी खून की तरफ देखते हुए वह गुस्से भरी आवाज में आरिश की तरफ देखकर चीखते हुए बोली, पागल मैं नहीं पागल आप हो और आपने मुझे पागल बनाने की पूरी कोशिश कर दी है। इतना कहते ही अगले पल सोना एक थप्पड़ आरिश के चेहरे पर जड़ देते हैं। वहीं सोना के हाथों से थप्पड़ खाते ही आरिश चेहरा दूसरी तरफ पलट लेता है और पंखुड़ी जैसे ही इस नज़ारे को देखते हैं वह डर के मारे आरिश के सीने से चिपक जाती है और अपनी बड़ी बड़ी टुकुर टुकुर आंखों से वह अपनी मां की तरफ देखने लगती है, जो कि पूरी तरह से गुस्से से बौखलाई हुई थी। वही सोना अभी भी गुस्से भरी नजरों से आरिश को ही देखे जा रही थी। उसे इस समय आरिश के ऊपर बेहद ज्यादा गुस्सा आ रहा, तो उसका मन कर रहा था कि वह अभी आरिश का गला दबाकर उसकी जान ले ले, पर वह ऐसा कर भी नहीं सकती थी। तो वही सोना से थप्पड़ खाने के बाद भी आरिश के चेहरे पर एक स्माइल आ गई थी और वह मुस्कुराते हुए सोना की तरफ देख रहा था। वहीं आरिश को मुस्कुराता हुआ देखकर ये सोना के लिए तीसरा झटका था। वह आरिश के ऊपर और भी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। तो वही आरिश अपने हाथों को आगे बढ़ता है और फिर सोना के हाथों को पकड़कर वह सोना के पूरे हाथों को अपने खून से रंग देता है और फिर पंखुड़ी की तरफ देखते हुए धीरे से उसके माथे पर किस करते हुए बोला, इसी खून को तुम मुझे छिपाने की कोशिश कर रही थी ना वाइफी? तुम भूल रही हो ये खून मेरा ही है। तुम चाहे लाख कोशिश कर लो पर तुम मुझे मेरे ही अंश को नहीं छुपा सकती। आरिश के इस बात को सुनकर सोना काफी ज्यादा कंफ्यूज थी, क्योंकि उसे आरिश की एक भी बात समझ में नहीं आई थी। तो वहीं आरिश पंखुड़ी को धीरे से अलग करता है और फिर उसके छोटे से चेहरे को अपने एक हथेली में भरकर वह उसकी गालों को सहलाते हुए बोला, रिलैक्स बेटा, कुछ भी नहीं हुआ है, ओके? आपकी मम्मा बस थोड़ी सी गुस्सा हो गई थी इसलिए उन्होंने ऐसा किया। आपको इसके लिए डरने की जरूरत नहीं है। आपकी मम्मा आपको भी हर्ट होता हुआ नहीं देखेंगे। वह अपनी नजरें सोना की तरफ फिरता है तो वही सोना बिल्कुल शांत थी, पर उसकी आंखों में एक डर नजर आ रहा था। आरिश अब पंखुड़ी को अपनी गोद से दूर करता है और उसे सोना के गोद में देते हुए वह अपनी जगह से खड़ा होता है और फिर सोना के उसे हाथ की तरफ इशारा करता है जहां अभी अभी उसने अपने खून से उसके हाथों को रंग था। वह हल्के से मुस्कुराता है और फिर आगे बढ़कर सोना के गालों पर अपने हाथों को रखता है और धीरे से अपनी उंगलियों से उसके गालों को सहलाते हुए बुलाकर, यकीन ना हो तो तुम चेक करवा लेना और यह मत सोचना कि मैं हमेशा के लिए तुम्हें छोड़कर जा रहा हूँ। हम फिर मिलेंगे और जब तक तुम मुझे माफ नहीं कर देती मैं तब तक कोशिश करूंगा, फिर चाहे ये कोशिश मुझे जिंदगी भर क्यों न करनी पड़े, पर जब तक जिंदा रहूंगा तब तक करूंगा। इतना कहकर आरिश आगे बढ़कर सोना के माथे पर किस कर लेता है तो वही सोना अपनी आंखें कसकर बंद कर लेते हैं। सोना तब तक अपनी आंखें नहीं खुलती है जब तक वार्ड का दरवाजा खुलने और बंद होने की आवाज उसके कानों में नहीं पड़ जाती। एक बार दरवाजा बंद होने की आवाज सुनकर सोना अपनी आंखें खोलती है।
उसकी आंखों में आंसू भरे हुए थे और अगले ही पल वह पंखुड़ी को अपने सीने से लगाते हुए जोर जोर से रो पड़ती है। वह खुद को बिखरा हुआ महसूस कर रही थी। जिस इंसान को कल तक उसकी कदर नहीं थी, आज वह इंसान उसे मनाने के लिए अपनी जान तक देने को तैयार था। क्या समझे वह इस हरकत को? उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वह क्या करें और क्या नहीं। हर तरफ से उसकी जिंदगी उलझते ही जा रही थी। एक तरफ सिद्धार्थ, जिसने उसे कभी भी अकेला महसूस नहीं होने दिया, जिसने उसे कभी भी महसूस नहीं होने दिया कि वह उसकी बीवी नहीं है, तो वहीं दूसरी तरफ उसका वह पति, जिसके साथ उसने साथ के लिए साथ जीने मरने की कस्में खाई थी, पर उसने कभी भी उसका साथ नहीं दिया। आज वह उसका साथ मांगने आया था। किस रिश्ते को ठुकरा दे, कुछ समझ नहीं आ रहा था उसे। और आरिश की आंखों की वह सच्चाई और आरिश की कह गए शब्द, जिसे साफ साफ जाहिर हो रहा था कि आरिश को सारी सच्चाई मालूम चल चुकी है और अब चाहे सोना उसे लाख छुपाने की कोशिश करे, वह उसे छिपा नहीं सकती है। शाम का समय। सिद्धार्थ और आदिश दोनों ही सोना के वार्ड में इंटर करते हैं। इस समय दोनों के ही चेहरे पर थकान साफ साफ नजर आ रही थी। आदिश भले ही स्कूल गया था, पर स्कूल से आने के बाद सिद्धार्थ के साथ ही था, तो वहीं सिद्धार्थ अपने कामों में बिजी था और आदिश अपने कामों में। वह दोनों जैसे ही वार्ड के अंदर अपने कदम रखते हैं, उन दोनों की ही नजरें बेड पर सो रहे सोना और पंखुड़ी पड़ जाती है, जो दोनों ही एक दूसरे से लिपटे हुए आराम से सो रही थी। उन दोनों को सोता हुआ देखकर सिद्धार्थ गहरी सांस लेता है और उसके चेहरे पर एक मुस्कान नजर आती है, तो वहीं आदिश भी अपने शांत नजरों से अपनी माँ और अपनी बहन की तरफ देखा है और फिर वह जाकर सोफे पर बैठ जाता है। पर तभी उसकी नजरें सोफे के पास नीचे फर्श पर गिरे खून की कुछ बूंदे पर चली जाती हैं और नीचे फर्श पर खून गिरे हुए देखकर आदिश तुरंत ही सोफा से उतरकर फर्श पर बैठता है और वह धीरे से अपने हाथों को फर्श पर गिरे खून के बूंदों को टच करके देखता है। आदिश के छूते ही खून उसके हाथों में लग जाता है और जैसे ही आदिश को इसका एहसास होता है, वह तुरंत ही भागते हुए सीधा बेड के पास आता है और फिर वह सोना की तरफ देखने लगता है, तो वही सोना के हाथों से भी आई खुली हुई थी और जिस जगह पर वह इंजेक्ट की हुई थी उस जगह पर खून सूख चुका था, तो वही सोना का दूसरा हाथ पूरी तरह से खून से सना हुआ था, जो कि उसके हाथों में भी सूख गया था। सोना के हाथों की तरफ देखते हुए आदिश की आंखें एकदम से बड़ी हो जाती है और वह तुरंत सिद्धार्थ की तरफ देखते हुए बोला, डैडी डॉक्टर को बुलाए। इतना कहने के बाद वह सोना के सिर पर अपने छोटे छोटे हाथों को फेरते हुए उसे देखता है। वह सोना को नींद से जगाने लगता है, तो वहीं सिद्धार्थ जैसे ही आदिश की हरकत को देखता है, तुरंत ही उसके हाथों को थामते हुए उसे सोना को उठाने से रोकते हुए बोला, बेटा ये क्या कर रहे हो? मम्मा अभी आराम कर रही है ना, उन्हें सोने दो। आपको अगर कुछ काम है तो आप थोड़ी देर इंतजार कर लो, मम्मा उठ जाएगी तो फिर आप आराम से बातें कर लेना। सिद्धार्थ अभी कह ही रहा था कि आरिश बिना सिद्धार्थ के बात सुने हुए एक बार फिर से वह सोना को नींद से जागने की कोशिश करने लगता है, तो वहीं सिद्धार्थ जब देखा है कि आदिश रुक नहीं रहा है, तो वह भी थोड़ा परेशान होते हुए आदिश की तरफ देखते हुए बोला, बेटा बात क्या है, तुम क्यों उठा रहे हो अपनी माँ को नींद से? पर सिद्धार्थ के सवालों का जवाब देने की जगह आदिश उसकी तरफ देखते हुए अपनी तेज आवाज में बोला, डैडी डॉक्टर को बुलाओ, इस समय मम्मा को डॉक्टर की जरूरत है ना कि नींद की। आदिश को इतना ज्यादा पैनिक होता हुआ देखकर अब सिद्धार्थ बिना किसी सवाल जवाब के तुरंत ही वह अपना फोन निकलता है और फिर डॉक्टर को कॉल लगा देता है। अगले ही पल डॉक्टर वहां मौजूद थे, जिसके बाद आदिश तुरंत ही सोना के हाथों की तरफ इशारा करते कहते हुए बोला, चेक कीजिए मम्मा को, इतना ज्यादा ब्लड उनके हाथों में कैसे लगा है। आदिश की बात सुनकर अब सिद्धार्थ भी सोना की तरफ देखता है, जो कि आते ही चेयर पर बैठकर अपना काम करने लगा था। उसने सोना को बस सोता हुआ देखकर उसे ना डिस्टर्ब करने की सोचकर उसके बगल में बैठ गया था। उसने इन सब चीजों पर तो बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया था, पर अब जब आदिश कह रहा था तब जाकर सिद्धार्थ सोना के हाथों की तरफ देखा है, तो सच में सोना के पूरे हाथों पर ब्लड लगा हुआ था और ये देखते हैं सिद्धार्थ भी काफी ज्यादा घबरा जाता है। कुछ दिन पहले ही सोना को ब्लड चढ़ाया गया था, ऐसे में इतना ज्यादा ब्लड फिर से लॉस होना सोना के लिए खतरा हो सकता था। वही डॉक्टर भी सोना के ऐसी कंडीशन देखकर हैरान रह जाते हैं। इधर अपने वार्ड में इतनी ज्यादा हलचल होने की वजह से सोना की नींद खुल जाती है। सोना जैसे ही अपनी आंखें खोलता है, उसे सामने ही सिद्धार्थ और आदिश दिखाई देते हैं। उन दोनों को परेशानी से अपनी ओर देखता हुआ देखकर सोना तुरंत बेड से उठने की कोशिश करती है, पर सिद्धार्थ तुरंत उसे रोक देता है। अब जाकर सोना की नज़र डॉक्टर की तरफ भी चली जाती है और इतने सारे डॉक्टर को अपने वार्ड में मौजूद देखकर सोना भी परेशान होते हुए सिद्धार्थ की तरफ देखते हुए सिद्धार्थ से सवाल करते हैं, सिद्धांत यह क्या है? सारे डॉक्टर यहाँ क्या कर रहे हैं? अभी सोना और सवाल कर पाती उससे पहले ही सिद्धार्थ उसे आंखें दिखाते हुए अपनी तेज आवाज में बोला, चुपचाप रहो वाइफी, मैं तुम्हें अकेला छोड़कर गया था। इसका मतलब यह नहीं है कि तुम खुद को नुकसान पहुंचा लो। आइंदा से अगर कभी तुमने ऐसा करने की सोच ही भी तो मैं खुद तुम्हारी जान ले लूंगा। क्यों तुम ऐसा काम करती हो? तुम जानती हो ना, तुम्हें हल्की सी भी खरोच आए तो मुझ पर क्या बीती है। फिर तुम क्यों हमेशा खुद को चोट पहुंचाती रहती हो? देखो अब अपनी क्या हालत बना रखी है तुमने। इतना कहकर सिद्धार्थ तुरंत ही उसके हाथों को पकड़कर उसके सामने कर देता है। वही सोना जैसे ही अपने हाथों को देखते हैं, वह तुरंत ही सिद्धार्थ की तरफ देखकर कुछ कहने को होती है, पर उसे पहले ही सिद्धार्थ उसे कुछ भी कहने से रोक देता है। तो वहीं डॉक्टर सोना के हाथों को धीरे धीरे क्लीन करना शुरू कर देते हैं। पर जब वह सोना के पूरे हाथों को साफ करते हैं, तो सोना के हाथों पर कहीं गहरे जख्म दिखाई नहीं दिए, जिससे कि सोना के इतनी ज्यादा ब्लड लॉस हो सके। वह सभी दूसरे हाथों को भी क्लीन करते हैं, पर शिवाय आई 6 लगा हुआ था, उसके अलावा और कहीं भी कोई खरोच नजर नहीं आ रही थी।
डॉक्टर तुरंत सिद्धार्थ की तरफ देखती है और फिर अपनी धीमी सी आवाज में बोले, मिस्टर सिंघानिया, मिसेस सिंघानिया को कोई भी इंजरी नहीं हुई है जिससे इनका इतना ज्यादा ब्लड लॉस हो सके। डॉक्टर की बात सुनकर सोना तुरंत अपने सर को हाँ में हिला देते हैं, पर सिद्धार्थ डॉक्टर की बात सुनकर उल्टा डॉक्टर के ऊपर ही बरसाते हुए बोला, अगर कोई इंजरी नहीं हुई है तो फिर इतने ब्लड आए कहाँ से। वहीं सिद्धार्थ के सवालों को सुनते हुए डॉक्टर भी कंफ्यूज थे। तभी सोना की तेज आवाज उन सभी के कानों में पड़ती है, ये खून मेरे नहीं है। सोने के इस बात को सुनकर डॉक्टर के साथ साथ सिद्धार्थ और आदिश भी सोना की तरफ देखने लगते हैं कि तभी सोना डॉक्टरों की तरफ देखते हुए बोली, प्लीज अब आप लोग जाइए यहाँ से, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और अगर मुझे कुछ दिक्कत होगी तो मैं खुद आपको बुला लूंगी, अभी प्लीज आप लोग जाए। सोना की बात सुनकर डॉक्टर सिद्धार्थ की तरफ देखते हैं तो वहीं सिद्धार्थ सोना की तरफ हैरानी से देख रहा था। सिद्धार्थ की तरफ से कोई जवाब ना मिलता हुआ देखकर डॉक्टर धीरे से अपने सिर को हिलाकर वहां से चले जाते हैं। डॉक्टर के जाते हैं सोना सिद्धार्थ की तरफ देखते हैं। सिद्धार्थ की आंखों में कई सारे सवाल दिख रहे थे जिसे सोना अच्छी तरह से समझ पा रही थी, इसलिए वह एक गहरी सांस लेकर अपने बेटे और सिद्धार्थ की तरफ देखते हुए बोली, आप लोग दोनों पहले प्लीज शांत हो जाए। दोपहर में मिस्टर आरिश यहाँ आए थे और उन्हें ही चोट लगी थी और उन्हें का ब्लड मेरे हाथों में लग गया था। सोना अपनी बात कहकर तुरंत ही अपनी नजरें नीचे कर लेती है, क्योंकि उसने साफ साफ अपने बेटे से और सिद्धार्थ से झूठ कहा था, पर वह सच में उन दोनों को नहीं बता सकती थी। तो वहीं सिद्धार्थ सोना की बात सुनकर थोड़ा हैरान होते हुए बोला, मिस्टर आरिश यहाँ आए थे, पर वह यहाँ क्यों आए थे और यह चोट, क्या उन्हें ज्यादा चोट लगी थी, और अगर तुमने चोट लगी भी तो कैसे। सिद्धार्थ अपने सवाल करते हुए सोना के चेहरे को ही देखे जा रहा था, जैसे वह कुछ समझने की कोशिश कर रहा हो। तो वही सोना सिद्धार्थ के सवालों को सुनने के बाद अपने नजरें उठाकर एक नज़र सिद्धार्थ को देखते हैं और फिर वह वापस से अपनी नज़र नीचे करते हुए बोली, वो पंखुड़ी से मिलने आए थे। सिद्धार्थ और आदिश दोनों ही सोना की तरफ अजीब नज़रों से देखते हैं, क्योंकि उन दोनों को ही यह बात बिल्कुल हजम नहीं हुई थी कि आरिश यहाँ पर पंखुड़ी से मिलने आया होगा, पर वह दोनों ही कुछ भी नहीं कहते हैं और फिर एक दूसरे की तरफ देखकर अपने सिर को हिलाते हुए आदिश वापस से जाकर सोफे पर बैठ जाता है, पर उसकी नज़रें अभी बेड पर अपनी माँ और अपनी बहन पर टिकी हुई थी। इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी पंखुड़ी बिल्कुल घोड़े बेचकर सो रही थी। सिद्धार्थ बेड पर है, सोना के पास बैठे हुए सोना के चेहरे को अपने हाथों में पकड़ता है और फिर उसके गालों को अपने अंगूठे से सहलाते हुए अपने धीमी सी आवाज में बोला, वैसे मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे तुम कुछ छुपाने की कोशिश कर रही हो। वाइफी, अगर ऐसी कोई बात है तो तुम मुझसे कह सकती हो। ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और आप प्लीज इतने ज्यादा परेशान मत होइए। सिद्धार्थ अभी अपनी बात कह ही रहा था कि उसकी बात को बीच में ही काटते हुए सोना बोल पड़ती है। तो वहीं अब सोना के जवाब को सुनने के बाद सिद्धार्थ के पास अब कहने को कुछ भी नहीं बचा था। वह बस गहरी सांस लेकर अपने सिर को हाँ में हिला देता है। इधर सोफे पर बैठे आदिश, जो कि खामोशी से अपनी मां की तरफ देख रहा था, तभी उसकी नजरें बेड पर जाती हैं और बेड की तरफ देखते हुए उसकी आंखें बेहद डार्क हो चुकी थी। 1 महीने बाद सोना ब्रेकफास्ट टेबल पर बैठी हुई थी। उसके सामने उसका ब्रेकफास्ट रखा हुआ था, पर वह कहीं और ही खोए हुए थी। उसके चेहरे के एक्सप्रेशन बहुत ही ज्यादा अजीब थे। तो वही सिद्धार्थ काफी देर से सोना के इस बिहेवियर को नोटिस कर रहा था, पर वह कुछ भी कह नहीं रहा था, क्योंकि कहीं ना कहीं वह भी समझ रहा था कि सोना ऐसा बिहेव क्यों कर रही है। तो वही आज आदिश भी नजरें अपनी मां पर जाती हैं, पर वह कुछ कहता है उससे पहले ही सिद्धार्थ उसे आंखों से ही मना कर देता है, जिसके कारण आदिश को भी चुप रहना पड़ता है। तो वहीं पंखुड़ी तो अपनी ही दुनिया में मगन चुपचाप अपना ब्रेकफास्ट से नन्हे से हाथों से कर रही थी। वहीं सिद्धार्थ पंखुड़ी को ब्रेकफास्ट करवा रहा था। आज 1 महीने गुजर चुके थे, पर ऐसा एक भी दिन नहीं गया था जब आरिश उसके पास उसे मनाने के लिए नहीं आता था। तो आरिश हर दिन उसे मनाने के लिए उसके पास आया गया था और हर दिन उसे सिर्फ और सिर्फ सोना का गुस्सा और नाराजगी का ही सामना करना पड़ता था। एक दिन भी सोना ने उसे अच्छी तरह से बात नहीं की थी और ना ही कभी सोना ने उसकी बातें सुनने की कोशिश की थी। आरिश जानता था ये सब उसकी गलती की वजह से ही हो रहा है, पर कहीं ना कहीं अब वह सोना की इस हरकत की वजह से टूटा हुआ जा रहा था। उसे अब हर उम्मीद टूटती हुई नजर आ रही थी। आदिश वह हर एक कोशिश कर चुका था जिससे वह सोना को मना पाए, पर सोना उसके एक भी बात सुनने को तैयार ही नहीं होती थी। उसे देखते ही वह हमेशा से मुंह फेर दिया करती थी, जिस वजह से आज वह सोना को मनाने के लिए उसके पास नहीं आया था। और शायद आरिश की कमी सोना को आज खटक रही थी। पूरे 1 महीने तक सोना ने आरिश की हर बात को इग्नोर किया था, पर आज जब आरिश उसके पास नहीं था तब उसे आरिश की कमी महसूस हो रही थी। पर सोना इस बात को जाहिर तौर पर दिख नहीं पा रही थी। तो वही सिद्धार्थ पंखुड़ी को ब्रेकफास्ट करवाने के बाद उसे अपनी गोद से नीचे उतारता है, जिसके बाद पंखुड़ी भागते हुए सीधा हॉल में चली जाती है, जहां पर पहले से ही उसके कार्टून चल रहे थे। वही आदिश भी अपना ब्रेकफास्ट करने के बाद टेबल से उठता है और फिर अपने स्टडी रूम की तरफ चला जाता है, क्योंकि आज संडे था। तो वही ना आज सिद्धार्थ कहीं जाने वाला था और ना ही उसके बच्चे, इसलिए सिद्धार्थ आज बच्चों के साथ घर पर ही टाइम स्पेंड करने की सोच रहा था। तो वही सबके जाने के बाद सिद्धार्थ धीरे से टेबल पर अपने हाथों को पटकता है, जिसे सोना अपने सपनों की दुनिया से बाहर आती है और वह तुरंत अपनी नज़र उठाकर सिद्धार्थ की तरफ देखते हैं, जो कि उसे ही देख रहा था। सिद्धार्थ को अपनी तरफ देखा हुआ देखकर सोना थोड़ा ऑकवर्ड होते हुए अपने चेहरे पर स्माइल लाते हुए बोली, क्या बात है।
सोने के इस सवाल पर सिद्धार्थ उसी को देखते हुए बोला, वही तो मैं जानना चाह रहा हूँ कि क्या बात है, ऐसे क्या बात है जो तुम्हें इस कदर परेशान कर रही है कि तुम अब ब्रेकफास्ट टेबल पर बैठकर ब्रेकफास्ट करना छोड़कर तुम उसे बारे में सोच रही हो। अगर कोई बात है जो तुम्हें परेशान कर रही है तो तुम मुझसे शेयर करो, इस तरह से खुद ही इसे दिल में दबा रही हो। सिद्धार्थ की बात को सुनकर सोना कुछ देर तक खामोशी से सिद्धार्थ की तरफ देखते रहते हैं और फिर तुरंत अपने सर को ना में हिलाते हुए बोली, ऐसी कोई बात नहीं है सिद्धार्थ, मैं बस क्योंकि बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करने से पहले वह अपना सारा काम खत्म कर लेने वाला था। तो वही सोना कमरे में आते ही अपने फोन को बेड पर फेंकती हैं और फिर नाराजगी से विंडो के पास खड़ी होकर खुद से ही मुंह बनाते हुए और बोली, जब मन हुआ मनाने चले आते हैं और जब मन हुआ इस तरह से अकेला करके चले जाते हैं। उनकी यही आदत मुझे सबसे ज्यादा चोट पहुंचती है और आज भी वो यही कर रहे हैं। सोना की आंखों में धीरे धीरे बेचनी लगी हुई थी। वह चाहे सिद्धार्थ के सामने चाहे जितना भी मजबूत बना ले, पर उसका दिल जानता था कि वह आज भी आरिश के लिए फील करते हैं, भले ही कुछ पलों के लिए ही सही। आरिश उसकी यादों में नहीं था, पर फिर भी वह आरिश को भूल नहीं पाई थी। फिर तो अभी जब उसे याद था, उसे वह याद था कि वह किस कदर उससे प्यार करती थी, तो पर वह कैसे उसे इतनी आसानी से बोल सकती थी। चाहे आरिश ने उसे 1000 दुख दिए हो, पर उससे पहले उसे हजारों खुशियों की वजह भी आरिश ने दी थी। वह कैसे उसे भूल जाए, भले ही आरिश की वजह से उसने अपना पहला बच्चा खो दिया था, पर आज उसके पास जो दोनों बच्चे थे वह भी आरिश की वजह से ही उसके जिंदगी में थे। वह ये बात कैसे भूल जाए, भले ही आरिश ने लाख गलतियां की हो, पर उसने लाख अच्छाइयां भी की थी। भले ही उसकी अच्छाइयों को उसकी गलतियों के सामने नजरअंदाज कर दिया जाए, पर उसका दिल चाहता था कि वह चाहकर भी आरिश से कभी नफरत नहीं कर सकती थी। और एक यही वजह थी कि आज आरिश के उसे मनाने के लिए ना आने की वजह से उसे ऐसा लग रहा था जैसे ना जाने उससे क्या पीछे छूट गया हो। अभी सोना विंडो से बाहर झांक ही रही थी कि तभी अचानक से उसका फोन वाइब्रेट करने लगता है। अपने फोन रिंगिंग की आवाज सुनकर सोना तुरंत ही पीछे पलट कर देखती है तो बेड पर रखा उसका फोन वाइब्रेट कर रहा था। अपने फोन पर किसी का कॉल आता हुआ देखकर सोना तेज कदमों से चलते हुए बेड के पास आते हैं और वह तुरंत ही फोन उठाकर देखते हैं तो सामने आरिश का फोन आ रहा था। डिस्प्ले पर शो हो रहा है आरिश का नाम की तरफ देखते हुए उसके दिल के धड़कन में बढ़ चुकी थी। हाथों में पड़े फोन की तरफ देखते हुए सोना कंफ्यूजन में थी कि वह आरिश का कॉल रिसीव करें या ना करे। अभी सोना आरिश को कॉल रिसीव करने का सोच ही रही थी कि तभी कॉल डिस्कनेक्ट हो जाता है, जिसे देखकर सोना के आंखों में उदासी से उभरते हैं। पर अगले ही पल फोन एक बार फिर से रिंग करना शुरू कर देता है। फिर से फोन की रिंग सुनकर सोना की आंखें जैसे चमकते हुए तुरंत ही कॉल रिसीव कर लेती हैं। उसके कॉल रिसीव करते ही दूसरी तरफ से आरिश की आवाज उसके कानों में पड़ती है, वाईफी। आरिश के मुंह से खुद के लिए इन शब्दों को सुनते हुए सोना कसकर अपनी आंखें बंद कर लेती है, पर वह कहते कुछ भी नहीं है। तो वहीं दूसरी तरफ आरिश, जो कि इस समय अपने कमरे के खिड़की के पास खड़ा था, वह बाहर के नज़ारे को देखते हुए अपने एक हाथ में फोन को पकड़े हुए फोन को स्पीकर पर किए हुए वह सोना के बढ़ते हुए सांसों को साफ साफ सुन पा रहा था। उसके चेहरे पर एक सुकून भरा था, पर कहीं ना कहीं उसकी आंखों में एक दर्द भी नजर आ रहा था। तो वहीं दूसरी तरफ से जब कोई जवाब नहीं आता है तो आरिश उसके चेहरे पर एक स्माइल आ जाते हैं और वह हल्के से मुस्कुराते हुए बोला, वाइफी, आई नो कि तुम इस समय मुझे हिम्मत कर रही थी, पर मैं आज नहीं आऊँगा। मैंने फैसला कर लिया है कि अगर तुम मेरी जिंदगी में वापस नहीं आना चाहती हो तो मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूँगा। अगर तुम्हारी खुशी मिस्टर सिंघानिया के साथ ही है तो मुझे अब मंजूर है। मैं मान लूँगा कि अब मेरी किस्मत में तुम्हारा साथ नहीं लिखा है। हमारा साथ बस वही तक था जहाँ मैं तुम्हें खो दिया। बट फिर भी वाइफी, मैं अपनी गलती के लिए आई एम रियली सॉरी। मैं जानता हूँ कि मुझसे गलती हुई है और जब तक मुझे इस बात का एहसास होता तब तक मैं तुम्हें खो चुका था, और आज एक बार फिर तुम्हारी खुशी के लिए मैं तुम्हें खोने को तैयार हूँ। अपनी बात कहते हुए आरिश की आवाज़ बहुत ही धीमी हो चली थी। तो वहीं दूसरी तरफ विंडो के पास खड़ी सोना आरिश के हर एक शब्दों को सुनते हुए खुद को अंदर से ही टूटा हुआ महसूस कर रही थी। वह कहाँ आरिश के साथ एक बार फिर से जिंदगी जीने के सपने सजाए बैठे थे, और यहाँ आरिश एक बार फिर से बिना उसकी मर्जी जाने हुए अपना फैसला सुना रहा था। सोना की मुठिया कस चुकी थी तो वही उसके दांत भी पीस चुके थे। वह खामोशिया से हर एक बात को सुन रही थी, पर कोई भी जवाब नहीं दे रही थी। तो वहीं दूसरी तरफ से आरिश के बातें जैसे ही खत्म होते हैं सोना बिना कुछ कहे ही फोन काट देते हैं और अगले ही पल वो फोन को सीधा फर्श पर फेंक देती है। तो वहीं दूसरी तरफ से आरिश, जो कि सोना के कुछ कहने का इंतजार कर रहा था, वह अचानक से कॉल डिस्कनेक्ट होने की आवाज़ सुनकर तुरंत ही फोन की तरफ देखा है, क्योंकि उसकी नज़र सामने बाहर के नज़ारे की तरफ देखे हुए थे। जैसे ही वो अपने फ़ोन की तरफ देखा है, सोना का कॉल डिस्कनेक्ट हो चुका था। सोना का कॉल डिस्कनेक्ट हुआ देखकर सीधा तुरंत ही वापस से सोना को कॉल करता है, पर इस बार सोने का फ़ोन स्विच ऑफ आने लगता है। और जैसे ही सोना का फ़ोन स्विच ऑफ आना शुरू होता है, वैसे ही आरिश के चेहरे का एक्सप्रेशन बदल जाते हैं और वह तुरंत ही अपना फ़ोन लेकर अपने घर से निकल जाता है। तो इधर सोना फ़ोन को फर्श पर फेंकने के बाद वही विंडो के पास अपने पैरों को मोड़कर दीवार के सहारे ही बैठ जाती हैं। इस समय उसकी आंखों से आंसू बेतहाशा बहे जा रहे। आरिश हर बार उसकी उम्मीद को तोड़ देता है। जब भी उसे एक नई उम्मीद मिलते हैं, आरिश उससे उस उम्मीद को ही छीन लेता है, और आज भी उसके साथ वही हुआ था। आरिश ने आज पर बिना उसके मन की बात जाने, बिना उसके सच्चाई जाने अपना फैसला सुना दिया था। आज भी आरिश उसके साथ वही कर रहा था जो उसने सालों पहले उसके साथ किया था। सोना अपने चेहरे को अपने घुटनों में छुपाए हुए फूट फूट कर रोने लगती है। इस समय उसे जितना दर्द अपने सीने में महसूस हो रहा था,
उसे अब ये लग रहा था कि क्यों उसने आरिश को मौका देने के बारे में सोचा था, क्यों उसने उसे इंसान के लिए एक बार फिर से अपने मन में वो फीलिंग आने दी, क्यों उसने अपने मन को, अपने दिल को काबू में नहीं किया। आधे घंटे बाद सिद्धार्थ इस समय अपने स्टडी रूम में किसी से कॉल पर बात कर रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ से कोई सिद्धार्थ को कोई इन्फॉर्मेशन दे रहा था। जैसे सिद्धार्थ बहुत ही ध्यान से सुन रहा था और उसे सुनते हुए सिद्धार्थ के चेहरे के एक्सप्रेशन हर पल बदलते जा रहे थे। दूसरी तरह से पूरी बात सुनने के बाद सिद्धार्थ तुरंत ही कॉल डिस्कनेक्ट कर देता है और वह फ़ोन को टेबल पर रखते हुए वह अपने दोनों हाथों से अपने सर को पकड़ लेता है। पर अगले ही पल वह अपने चेयर से खड़ा होता है और अपना फ़ोन उठाकर वह भागते हुए अपने स्टडी रूम से बाहर निकलकर सीधा पैलेस से बाहर चला जाता है। पर वहां पहले से बाहर जाने से पहले पैलेस के बाहर खड़े सिक्योरिटी गार्ड को पैलेस में किसी की भी जाने की परमिशन नहीं है, ये कहकर जाता है, क्योंकि वह सोना और बच्चों के साथ कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था। सिक्योरिटी गार्ड को अच्छी तरह से बताने करने के बाद सिद्धार्थ सीधा अपने पार्किंग लॉट में जाता है और वह खुद ही कार में बैठकर कार को ड्राइव करते हुए वहां से निकल जाता है। सोना का कमरा। सोना चुपचाप इस समय फर्श पर बैठे हुए थी। उसकी आंखें लाल हो चुकी थी, साथ ही साथ उसकी आंखें सूज भी चुकी थी, तो वही पूरा चेहरा आंसुओं से भीगा हुए थी और वह एकटक दरवाजे की तरफ ही देखे जा रही थी। इस समय उसके दर्द की कोई सीमा नहीं थी। वह समझ नहीं पा रही थी कि वह अपने सीने में उठ रहे हैं इस दर्द को कैसे कम करें, कैसे वह खुद को समझाएं, क्या करें, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। अभी सोना खुद को ही समझने में लगे हुई थी कि तभी अचानक से उसके कमरे का दरवाजा खुलता है। अचानक से दरवाजा खोलने की आवाज़ सुनकर सोना एकदम अपनी नज़र उठाकर दरवाजे की तरफ देखते हैं, पर जैसे ही दरवाजे पर खड़े शख्स पर उसकी नज़र जाती है उसके आंखों में हैरानी हो भर आती है। दरवाजे पर सामने आरिश खड़ा था, जो कि अपनी हैरानी भरी नज़रों से सोना की तरफ ही देख रहा था, क्योंकि सोना के चेहरे को देखकर कोई भी बता सकता था कि इस समय सोना क्या कर रही थी। सोना की पूरी आंखें लाल थी और साथ ही साथ सूजी हुई थी, वही चेहरे पर आंसुओं के निशान थे, जो कि आरिश को सामने देखते ही सोना बार बार अपने हाथों से अपने चेहरे को साफ करने की कोशिश कर रही थी और गहरी सांस लेते हुए खुद को नॉर्मल दिखाने की कोशिश कर रही थी। पर आरिश एक नज़र देखने के बाद ही समझ गया था कि उसकी बटरफ्लाई रोई है। वही आरिश अपने धीमी कदमों से सोना की तरफ अपने कदम बढ़ा देता है, तो वही सोना फटाक से अपनी जगह से खड़ी हो जाती है और फिर आरिश से अपनी नज़रें फेरते हुए सीधा बाथरूम की तरफ जाने लगती है। पर वह अपने कदम बढ़ा पाती उससे पहले ही आरिश आगे बढ़कर उसकी कलाई को थामते हुए झटके से उसे अपनी तरफ खींच लेता है। सोना इसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी। वह सीधा जाकर आरिश के सीने से लगती है, तो वही आरिश उसे कमर से थामते हुए कसकर अपनी सीने से लगाते हुए धीरे से उसके सिर पर हाथ फेरते हुए अपनी शांत आवाज में बोला, क्या बात है बटरफ्लाई, तुम रो क्यों रही थी, क्या कुछ हुआ है, क्या किसी ने तुमसे कुछ कहा है। तो वही सोना चुपचाप आरिश की बाहों में खड़ी थी। आज वह आरिश को खुद से दूर करने की कोशिश नहीं कर रही थी, जो बात आरिश भी नोटिस कर चुका था, पर वह ये जानना चाहता था कि सोना आखिर रोई क्यों थी। वह सोना की पीठ को धीरे धीरे सहलाते हुए बच्चों की तरह उसे सवाल कर रहा था, तो वही सोना किसी छोटे से बच्चे की तरह उसे लिपटे हुए चुपचाप उसकी बातें बस सुन जा रही थी। तो वही आरिश देखता है कि सोना जवाब नहीं दे रही है, तो वह उसे सीने से लगाए हुए हैं उसके कमर को पकड़कर हल्के से ऊपर की तरफ से उठता है, जिससे सोना के पैर ऊपर हो जाते हैं और आरिश चलते हुए उसे लेकर बेड पास आता है और खुद बेड पर बैठकर उसे अपनी गोद में बैठे हुए धीरे से उसके चेहरे को खुद से दूर करता है और फिर उसके चेहरे को अपने हथेली में भरते हुए उसकी तरफ अपनी गहरी नज़रों से देखते हुए बोला, क्या बात है, मुझे बताओ, अगर तुम मुझे नहीं भी बताना चाहती हो फिर भी कोई बात नहीं। आई नो कि तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है, पर इतना भरोसा तो कर सकती हो ना कि मैं दोबारा तुम्हें हर्ट नहीं करूंगा, और अगर फिर भी तुम्हें नहीं बताना तो इट्स ओके, पर प्लीज रो मत। आरिश अपने अंगूठे से उसके बहते आंसुओं को साफ करता है, तो वही सोना अभी भी अपने होठों को आपस में दबे हुए आरिश के हर एक बात को सुन रही थी, पर वह कुछ भी कह नहीं रही थी और आरिश को साथ साथ समझ में आ रहा था सोना इस समय अपने आंसुओं को कंट्रोल करने के लिए अपने होठों को दबाए हुए चुपचाप बैठी हुई है। दूसरी तरफ सिद्धार्थ के कार बड़े से घर के सामने आकर रुकती है। सिद्धार्थ तुरंत ही अपने कार से बाहर आता है और वह तेज कदमों से सीधा अंदर की तरफ जाता है। वह जैसे ही घर के अंदर आता है वहां पर मौजूद एक मेड उसे कहते हैं और फिर वह उसे एक कमरे की तरफ इशारा कर देती है, जिसके सिद्धार्थ भागते हुए उस कमरे की तरह जाता है। वह डोर खोलकर कमरे के अंदर आता है। वह देखता है वहां पर बहुत सारे डॉक्टर मौजूद थे, तो वहीं बेड पर एक लड़की बेजान सी पड़ी हुई थी। उसे लड़की की तरफ देखते हुए सिद्धार्थ की आंखों में कई सारे दर्द उभर आए थे, पर वह उस लड़की से अपनी नजर हटाते हुए डॉक्टर की तरफ देखते हुए अपने शांत आवाज में बोला, क्या बात है। सिद्धार्थ के इस सवाल पर डॉक्टर गहरी सांस लेकर सिद्धार्थ की तरफ देखते हुए अपनी शांत आवाज में बोली, देखिए मिस्टर सिंघानिया, इन्हें अब धीरे धीरे होश आ रहा है, उनकी बॉडी में मूवमेंट हो रही है और बहुत ही जल्द ये पूरी तरह से ठीक भी हो जाएंगे, पर अभी यह इतनी ज्यादा वीक है कि इन्हें होश आता तो है, पर थोड़ी ही देर में ये फिर से बेहोश हो जाती है। अभी थोड़ी देर पहले होश आया था और यह आपको ढूंढ रही थी, इसलिए हमें आपको फोन करना पड़ा। डॉक्टर की बातें सुनकर सिद्धार्थ एक नज़र फिर से बेड पर बेहोश लेटी थी। वह उस लड़की की तरफ देखा है और फिर अपने सिर को हाँ में हिला देता है और फिर वह अपने कदम सीधा बेड की तरह बढ़ा देता है। बेड के पास पहुंचकर सिद्धार्थ उस लड़की के बगल में बैठता है और फिर धीरे से उसके हाथों को उठाकर अपने हाथों में पकड़ते हुए अपने गहरी नज़रों से उस लड़की की तरफ देखते हुए बोला,
आई एम सॉरी वाइफी, आई नो कि मैं इन दिनों तुम्हारे पास आ नहीं पा रहा हूँ, बट ट्रस्ट मी, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। जिंदगी इतनी ज़्यादा उलझ चुकी है कि मैं उसे बाहर निकलने का रास्ता नहीं ढूंढ पा रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम होश में आओगी तो तुम मेरी मदद जरूर करोगी। बहुत सताया है तुमने, बहुत इंतजार करवाया है और इसके लिए मैं तुम्हें पनिश जरूर करूंगा। अपनी बात कहते हुए सिद्धार्थ की आंख बिल्कुल नम सी हो गई थी, तो वही उसकी आंखों में भी आंसू झलक आए थे और वह अपने आंसू भरी नजरों से उस लड़की की तरफ देखे जा रहा था। तो वहीं पर डॉक्टर सभी एक दूसरे की तरफ देखती है और फिर सिद्धार्थ को अकेला उस लड़की के पास छोड़कर वह सभी उस कमरे से बाहर चले जाते हैं, क्योंकि उनमें से कोई भी सिद्धार्थ को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था। सिद्धार्थ आज काफी दिनों बाद उस लड़की से मिलने आया था, जिसकी वजह से वह डॉक्टर चाहते थे कि थोड़ी समय सिद्धार्थ इस लड़की के साथ बिताए, इस कारण सभी वहां से जाते हैं। सिद्धार्थ उस लड़की के हाथों को छोड़कर तुरंत उसके छोटे से चेहरे को अपने हथेलियां में थामता है और आगे बढ़कर तुरंत उसके माथे पर प्यार किस कर लेता है और फिर उसके गालों को सहलाते हुए वह उसके छोटे से चेहरे की तरफ देखते हुए बोला, मैंने तुम्हारा वादा पूरा किया वाइफी, मैंने तुम्हारी हर एक बात मानी है, बट अब मुझे डर लगता है कि कहीं तुम्हारे इस वादे को पूरे करने के चक्कर में मैं तुमसे दूर ना हो जाऊं। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता था वाइफी, पर जिंदगी ही शायद हमारे साथ कोई खेल खेल रही थी। जो वादा तुमने किया था उसे मैंने पूरा किया है, पर आज उन बच्चों की आंखों में अपने लिए वह प्यार और वह जज्बात देखता हूं तो मुझे ऐसा लगता है जैसे वह मेरे ही बच्चे हैं। मुझे डर लग रहा है, अब उन बच्चों को खुद से दूर करने में मुझे डर लग रहा है कि कैसे करूंगा, मैं ये सब कैसे समझाऊंगा, मैं उन बच्चों को कैसे इस सच को सामने लाऊंगा। सोना का मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, मैं पूरी तरह से उलझ चुका हूँ। ना मैं उसे सच बता सकता हूँ और ना ही मैं बच्चों को कभी पता चलने देना चाहता हूँ कि वह मेरे बच्चे नहीं है। ऐसे कैसे मैं उन्हें खुद से दूर कर दूं? जब से उनका जन्म हुआ है तब से उनके साथ रहा हूं मैं। हर दिन हर वक्त उन्होंने मुझे पापा कहकर बुलाया है। मेरा ये डर मुझे कमजोरी कर रहा है वाइफी। सिद्धार्थ उस लड़की के छोटे से चेहरे को पकड़े हुए अपनी सारी बातें उस लड़की से कह रहा था। वह जानता था कि अभी वह लड़की कुछ भी उसकी बातें सुनने समझने की हालत में नहीं है, पर फिर भी सिद्धार्थ अपने दिल को हल्का कर रहा था। इस समय सिर्फ सिद्धार्थ ही जानता था कि वह कैसा महसूस कर रहा है। सिंघानिया पैलेस। सोना अभी भी आरिश के गोद में ही बैठे हुए थी कि तभी आरिश का फोन वाइब्रेट करता है। फोन कॉल की आवाज से जैसे दोनों ही होश में आते हैं। सोना तुरंत ही आरिश के सीने से अपने सिर को दूर करके आरिश की तरफ देखता है और अगले ही पल उसकी गोद से उठकर उससे दूर खड़ी हो जाती है। तो वही सोना के इस बिहेवियर की वजह से आरिश बस एक गहरी सांस लेता है और वह फोन निकाल कर देखता है तो उसके फोन पर दूसरी तरह से राघव का कॉल आ रहा था। राघव का कॉल आता हुआ देखकर वह गहरी सांस लेकर सोना की तरफ देखता है और फिर खड़े होकर आरिश बालकनी की तरफ अपने कदम बढ़ा देता है। तो दूसरी तरफ राघव उसे कुछ कहता है, जिसे सुनने के बाद आरिश की आंखें छोटी हो जाती है और उसके जबड़ा कस जाता है। कहता है, मैं आ रहा हूँ। इतना कहकर आरिश कॉल डिस्कनेक्ट कर देता है और फिर वह वापस से कमरे में आता है जहाँ पर सोना खड़ी उसकी तरफ ही देख रही थी। सोना की तरफ देखते हुए अपने कदम सोना की तरह बढ़ता है और फिर उसके पास पहुंचकर उसके कमर को पकड़ते हुए अपने फोरहेड को उसके फोरहेड से लगाते हुए अपनी शांत आवाज में बोला, आई एम सॉरी वाइफी, एक बार फिर से मुझे तुम्हें अकेला छोड़कर जाना पड़ रहा है, पर यह मेरी मर्जी नहीं, मेरी मजबूरी है। मुझे इस समय जाना ही होगा। अगर आज मैं यहाँ से नहीं गया तो मेरे साथ न जाने कितनों की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी और मैं ये रिस्क नहीं ले सकता। आई एम सॉरी। आरिश अपनी बात कहकर सोना से दूर होता है और फिर उसके हाथों को पकड़कर वह उसे अपने होठों के सामने लाता है और अपने सिर को झुकाकर उसके दोनों हाथों पर किस करते हुए उसकी तरफ देखता है। अपनी शांत आवाज में बोला, अपना ख्याल रखना, मैं जल्द ही तुम्हारे पास आने की कोशिश करूंगा। आरिश इतनी बात कहकर कमरे से निकल जाता है तो वही सोना बस खामोशी से आरिश को जाता हुआ देखती रहती है। आरिश के चले जाने के बाद सोना बेड की तरफ देखती है, जहां पर थोड़ी देर पहले आरिश बैठा हुआ था और वह उसकी गोद में बैठे हुए थी। बेड की तरफ देखते ही सोना की नजरें बेड पर रखी हुई आरिश की वॉच पर जाती है, जो कि आरिश ने जब उसे अपनी गोद में बैठाया था तब उसने उसे खोलकर साइड में रख दी थी, क्योंकि उसमें लगे डायमंड सोना को हट कर रहे थे, क्योंकि उसकी डायमंड की डिजाइन ही कुछ ऐसी थे कि वह सोना की स्क्रीन पर चुभ रहे थे। इस वजह से आरिश ने उसे उतार दिया था। अब उसे वॉच की तरफ देखते हुए सोना तुरंत ही भाग कर जाती हैं और उस वॉच को अपने हाथों में उठा लेती हैं और उस वॉच की तरफ देखते हुए सोना तुरंत अपनी नजरें दरवाजे की तरफ करती हैं और अगले ही पल वह भागते हुए सीधा अपने कमरे से निकल जाती हैं। सोना इतनी तेजी से भागते हुए आ रही थी जैसे कि उसकी ट्रेन छूटने वाली हो। वह जानती थी कि अभी तक आरिश पैलेस से बाहर गया नहीं होगा, इसलिए वह तेजी से भागते हुए पैलेस से बाहर आती है। पर जैसे ही वह पैलेस से बाहर आती है, वह देखती है कि आरिश की कार पैलेस के एंट्रेंस से बाहर जा रही है, तो वह और भी तेजी से आरिश को आवाज देती है और उसकी कार के पीछे भागती है। पर आरिश इतनी तेज ड्राइव कर रहा था कि उसे सोना की आवाज नहीं आती है और सोना भागते हुए सिंघानिया पैलेस के एंट्रेंस से बाहर चली आती है और वह वहीं पर गहरी सांस लेते हुए आरिश को जाते हुए देखती रह जाती है, क्योंकि कार उससे काफी आगे निकल चुकी थी। आरिश की कार जब तक उसकी आंखों से ओझल नहीं हो जाती है, तब तक सोना की नजर उसके कार पर ही टिकी रहती है और कार जैसे ही उसकी नजरों से ओझल होती है,
वह अपने सिर को नीचे करके अपने हाथ में पड़ी उसे वॉच की तरफ देखती है और फिर वह अपने कदम सिंघानिया पैलेस की तरह बढ़ा देते हैं। पर अभी वह पैलेस के अंदर आती कि तभी कोई पीछे से कोई उसके मुंह पर हाथ रखता है और दूसरे हाथ को उसके पेट पर लपेटे हुए उसे अपनी तरफ खींच लेता है। सोना इसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं तो तुरंत ही उसके पकड़ से छूटने के लिए छटपटाना लगती है, पर सोना की सारी कोशिश बेकार थी क्योंकि जिसने भी उसे पकड़ा था उसकी पकड़ काफी ज्यादा मजबूत थी। सोना चिल्लाना चाहती थी पर वह ऐसा भी नहीं कर सकती थी क्योंकि उस आदमी ने उसके मुंह को भी अपने हाथों से ढक रखा था। सोना तेजी से अपने पैरों को मूव करते हुए कैसे भी करके खुद को उसकी पकड़ से आजाद करना चाहती थी, पर वह ऐसा कुछ कर पाती उससे पहले ही वह आदमी उसे सीधा एक वैन में फेंक देता है और अंदर मौजूद आदमी कसकर सोना को पकड़ लेता है। तो वही सोना अपनी डरी हुई नजरों से उन आदमियों की तरफ देखने लगते हैं। बैक सीट पर दो आदमी मौजूद थे, एक जो पहले से ही वैन में बैठा हुआ था और दूसरा जिसने उसे पकड़कर वैन के अंदर पुश किया था वह भी आकर बैठ चुका था। तो वही एक वैन को ड्राइव कर रहा था। उन दोनों हत्या करते आदमियों की तरफ देखते हुए सोना अपनी डरी हुई आवाज में बोली, तुम लोग कौन हो और मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो? सोना के पूछने के बावजूद वह दोनों कुछ भी जवाब नहीं देते हैं, उल्टा वैन तेजी से वहां से निकल जाती है। तो वहीं सिंघानिया पैलेस के सारे गार्ड्स जिन्होंने सोना को बहुत ही ज्यादा रोकने की कोशिश की थी पर सोना बिना किसी के बात माने हुए एंट्रेंस से बाहर चली गई थी, वह सभी अब एंट्रेंस के बाहर आते हैं। पर सोना को आसपास ना देखकर उन सभी के चेहरे पर पसीने के बूंदे चमकने लगती है क्योंकि सिद्धार्थ उन्हें साफ साफ वार्न करके गया था कि अगर उसकी बीवी या बच्चे किसी को कुछ भी हुआ है तो वह उसकी जान लेने से पहले एक बार भी नहीं सोचेगा। और यहाँ पर तो सोना कहीं देख भी नहीं रही थी। सोना को ढूंढने के लिए वह सभी दूर दूर तक फैल जाते हैं, यहाँ तक कि सिंघानिया मैंशन से कार लेकर भी वह सभी सोना को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं, पर यहाँ से काफी दूरी तक सोना कहीं भी नजर नहीं आ रही थी। दूर दूर तक ढूंढ लेने के बाद सभी एक बार फिर से एक जगह पर जमा होते हैं और फिर एक दूसरे की तरफ अपने डरे भरी नजरों से देखने लगते हैं क्योंकि इन बारे में अगर सिद्धार्थ को जरा सा भी भनक लगी तो सिद्धार्थ उन्हें जीते जी गाड़ देने वाला था और वह लोग ऐसा रिस्क नहीं लेना चाहते थे। वह सभी तुरंत ही अपनी कार को लेकर वहां से निकल जाते हैं। कुछ लोग पैलेस के सामने ही खड़े रहते हैं और कुछ लोग सोना को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। इधर सोना वैन में मौजूद थी, वह बार बार उन लोगों से छूटने की कोशिश कर रही थी। उसकी आंखों से लगातार आंसू बहते जा रहे थे पर कोई भी सोना को छोड़ने के लिए तैयार नहीं हो रहा था। उल्टा सोना जितना ज्यादा कोशिश कर रही थी उनकी पकड़ सोना के ऊपर और भी ज्यादा कसती जा रही थी। कुछ ही देर में वैन एक बड़े से घर के सामने आकर रुकती है। बहुत ही गौर से देखने के बाद समझ में आ रहा था वह घर नहीं था, वह गोदाम था। दोनों आदमी सोना को सिंघानिया पैलेस के सामने से जबरदस्ती उठाया था। वह दोनों ही अब सोना को जबरदस्ती उसे वैन से बाहर लेकर आते हैं। उसके बाद वह उसे जबरदस्ती खींचते हुए उस बड़े से गोदाम के अंदर लेकर जाने लगते हैं। तो वही सोना छूटने की कोशिश कर रही थी और वह उसको गोदाम की तरफ देखते हुए अपनी रोती हुई आवाज में उन सब की तरफ देखते हुए उन सब से सवाल करती हैं, तुम लोग कौन हो और मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो? मैंने क्या बिगाड़ा है तुम लोगों का? तुम लोग क्यों मेरे साथ ऐसा कर रहे हो? मुझे जाने दो, अगर मेरे पति को पता चला तो वह तुम में से किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ेंगे। मैं आखिरी बार कह रही हूँ कि मुझे यहाँ से जाने दो। सोना के इतना भी कुछ कहने के बाद, उन्हें धमकाने के बाद भी उन लोगों पर तो जैसे कोई असर ही नहीं होता है, बल्कि वह लोग जबरदस्ती सोना को खींचते हुए गोदाम में लेकर आते हैं और झटके के साथ सोना को वहां पर छोड़ देते हैं। उनके छोड़ते ही सोना सीधा जाकर फर्श पर गिरती है और सोना देखी है तो उसके चेहरे के सामने किसी के पैर थे, पर अपनी नजरें ऊपर उठाकर देखती है तो उसके सामने ही चेयर पर एक आदमी बैठा हुआ था जिसके चेहरे पर इस समय बहुत ही जहरीले मुस्कुराहट थी और वह अपने गहरी काली आंखों से सोना की तरफ अजीब तरह से देख रहा था। उस आदमी की इस तरह की नजरों को देखते हुए सोना बहुत ही ज्यादा अनकंफर्टेबल हो गई थी। वो तुरंत ही फर्श पर उठकर बैठती हैं और फिर अपने आंसुओं को पहुंचते हुए उस आदमी की तरफ देखते हुए उसे आदमी से भी ठीक वही सवाल करती है जो सवाल उसने कुछ देर पहले उन दोनों आदमियों से किया था, तुम कौन हो और यह क्या बदतमीजी है? मुझे यहाँ क्यों लाया गया है? सोना के इन सवालों को सुनने के बाद वह आदमी और भी शैतानी तरीके से मुस्कुराते हुए अपने चेयर से हल्का सा नीचे की तरफ झुकता है और फिर अपने हाथों को बढ़ाकर वह धीरे से सोना के चेहरे को टच करता है। तो वही सोना तुरंत उसके हाथों को झटक देते हैं और फिर अपने घूरती हुई नजरों से उसकी तरफ देखते हुए अपने गुस्से भरी आवाज में बोली, मुझे छुआ तुमने? तुम कौन हो? सीधे सीधे मुझे ये बताओ और तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो? आखिर चाहते क्या हो तुम? सोना के इस एटीट्यूड को देखते हुए वह आदमी अपने हाथों को पीछे खींचता है और अपने हाथों के मुट्ठी बनाते हुए वह सोना की तरफ देखते हुए अपने गहरी आवाज में बोला, यहाँ पर तुम आए हो अपने पति की वजह से। साला बहुत तेज बनता है तो सोचा क्यों ना उसके उस घमंड को तोड़ दिया जाए। सुना है बहुत प्यार करता है, आजकल तुम्हारे आगे पीछे घूमता रहता है, तो मुझे लगा कि दूसरे चीजों के बारे में पता करना और उसे पर वार करना उससे बढ़िया है कि तुम्हें ही उठा लिया जाए। साला तड़पता हुआ यहाँ पर आ ही जाएगा। इतना कहकर वह आदमी जोर जोर से हंसने लगता है। तो वही यहाँ पर आरिश का सीक्रेट सुनकर सोना की आंखों में एक अजीब से इमोशन आ जाते हैं और वह उस आदमी की तरह देखते हुए बोली, तुम्हारी मेरे पति से जो भी दुश्मनी है उसे जाकर तुम मेरे पति से सुलझाओ, ना कि मेरे पास आकर। मैं इतना तो जानती हूँ कि इस दुश्मनी में मेरे पति ने कभी भी तुम्हारी फैमिली को शामिल नहीं किया होगा और तुम उनकी फैमिली को शामिल करके अपनी बर्बादी को खुद ही नहीं होता दे रहे हो।
क्योंकि तुम भी यह बात अच्छी तरह से जानते हो, उन्हें जरा सा भी भनक लगाकर तुमने मुझे किडनैप करवाया है तो वह तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। सोना की बात को सुनते हुए उस आदमी के चेहरे पर अब गुस्सा उभरने लगता है। एक तो सोना यहाँ पर डरने की बजाय उसे ही धमका रही थी और यह बात उसे जरा भी पसंद नहीं आई थी। वह आदमी गुस्से से अपने दांतों को पीसते हैं, वह अपने हाथों को बढ़ाता है और अगले ही पल वह सोना के बालों को मजबूती से पकड़ते हुए उसकी तरफ अपनी गुस्से से भरी आंखों गलती नजरों से देखते हुए बोला, तेरी इतनी हिम्मत कि अब तू मुझे बताएगी कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं। तुम भूल रही है कि यहाँ तुझे किस लिए लाया गया है, इसलिए अपना यह मुंह बंद रख तो सही सलामत बचेगी, वरना मुझे ज्यादा समय नहीं लगेगा तुझे इस दुनिया से उठाने में। इतना कहते हुए आदमी झटके के साथ सोना को पीछे की तरफ धक्का दे देता है तो वह ही सोना जो कि उस आदमी से अपने बालों को छुड़ाने की कोशिश कर रहे हैं तो उसके चेहरे पर दर्द साफ साफ नजर आ रहा था। वह उसे आदमी की बातों को सुनकर अपने चेहरे पर एक तिरछे मुस्कुराहट लिए हुए उसकी तरफ देखते हुए अपने गुस्से भरी आवाज में बोली, तो तू ये भी जानता है कि मैंने जो कहा है वह सच है, इसलिए तुझे इतनी ज्यादा मिर्ची लग रही है। जब तुझे इतना ही डर है तो तुझे पहले ही सोच लेना चाहिए था कि तू किसके ऊपर हाथ डाल रहा है, क्योंकि अब तू बचेगा या नहीं ये तू भी नहीं जानता है। इसलिए मुझे डरने से बेहतर है कि तू अपनी जान की परवाह कर। अभी सोना आपने बात कही रही थी कि तभी वह आदमी गुस्से से बौखलाता हुआ तुरंत ही सोना के गालों पर थप्पड़ जड़ देता है। सोना इसके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी, यह उसके लिए पूरी तरह से अनएक्सपेक्टेड था और ये थप्पड़ पड़ते ही उसका चेहरा फर्श से जल लगता है, क्योंकि यह थप्पड़ बहुत ही तेजी से मारा गया था। सोना अपने चेहरे पर अपने हाथों को रखते हुए तुरंत ही पलटकर उस आदमी की तरफ देखती है। सोना के होठों के किनारे से खून आने लगा था तो वही उसके आंखें गुस्से से उभर चुकी थी तो वह अपने गुस्से भरी नजरों से उसे देखते हुए अपने पूरी ताकत लगाकर सिसकते हुए बोली, ये तेरी आखिरी गलती थी, इसके बाद तुझे माफी तो क्या, तू जिंदा भी नहीं रहेगा। अगर तुझे मौत ना मिली तो तू मेरा नाम बदल देना। सोना को अभी भी इतनी तेवर और एटीट्यूड में देखकर वह आदमी हम गुस्से से और भी ज्यादा बौखलाए जा रहा था। उसका मन कर रहा था कि वह सीधा जाकर सोना के गले को दबा दे, पर वह भी यह बात जानता था कि अगर सोना को कुछ भी हुआ तो आरिश उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा। पर उसे बात यहाँ अपनी जिंदगी और मौत की नहीं थी, उसे लेना था तो सिर्फ और सिर्फ आरिश से बदला, फिर चाहे इसके लिए उसकी जान ही क्यों ना चले जाए। वह आदमी अब अपने उन दोनों आदमियों की तरफ देखता है जो थोड़ी देर पहले सोना को सिंघानिया पैलेस के सामने से किडनैप करके लेकर आया था। वह अब उन दोनों की तरफ देखते हुए बोला, ध्यान रख, बहुत बोलती है, आखिर इस पर भी असर हो ही गया है उसका। इतना कहकर वह आदमी गुस्से भरी नजरों से सोना की तरफ देखता है और फिर वहां से चला जाता है तो वह उसके जाते ही सोना अपने हाथों से अपने होठों के किनारे से बह रहे खून को पहुंचीचती है। उसे इस समय बेहद दर्द महसूस हो रहा था, क्योंकि आज तक आरिश ने भी कभी उसे इस तरह से थप्पड़ नहीं मारा था और ये थप्पड़ सोना के तन बदन में आग लग रहा था। सोना अपनी जलती निगाहों से उस आदमी को जाता हुआ देख रही थी। अपने हाथों से खून पहुंचने के बाद सोना अपनी नजरों से आदमी से हटाकर उसे खून की तरफ देखती है और अपनी मुट्ठी बंद कर करते हुए बोला, तुम्हारे इस बर्बादी की वजह सिर्फ और सिर्फ मैं बनूंगी। तुमने अपने जिंदगी की यह आखिरी गलती की है कि तुमने आर्या को थप्पड़ मारा है। इस बात का मलाल तुम्हें जिंदगी भर रहेगी और मैं तुम्हें ये कभी भूलने भी नहीं दूंगी। शाम के समय सिद्धार्थ घर आता है। अपने सामने खड़े गार्ड को अपने सामने सर झुकाए हुए देखकर उसकी आंखें पहले ही डर से भर चुकी थी। सिद्धार्थ बिना उन सब की तरफ ध्यान दिए पैलेस के अंदर जाकर देखा है तो हॉल में सोफे पर बैठे पंखुड़ी जोर जोर से रो रही थी तो वहीं आदिश उसे संभालने की कोशिश कर रहा था और पूरे घर में शांति फैली हुई थी। एक मेड जो कि किचन में थी, वह किचन से ही सारे नज़ारे को देख रही थी, क्योंकि वो सिद्धार्थ या आदिश उन दोनों में से किसी के भी पास जाने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी, क्योंकि इस समय पंखुड़ी इतने गुस्से में देख उसके सामने जो कुछ भी आ रहा था वह सब कुछ उठाकर सामने वाले पर फेंक दे रही थी। सिद्धार्थ अपने कदम जैसे ही पैलेस के अंदर रखता है, अपने सामने का नज़ारा देखकर वह भी थोड़ा हैरान हो जाता है। वह तुरंत है अपने तेज कदमों से पंखुड़ी और आदिश के पास आता है और फिर उन दोनों की तरफ देखते हुए अपनी शांत आवाज में आदिश से पूछता है, बेटा माँ कहाँ है। इतना कहकर सिद्धार्थ पंखुड़ी को अपनी गोद में उठा लेता है तो वहीं पंखुड़ी सिद्धार्थ के गोद से भी छोड़ने के लिए छटपटाना लगती है तो वहीं पंखुड़ी के इस बिहेवियर को देखते हुए सिद्धार्थ को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसके बच्चे ऐसे बिहेव क्यों कर रही है कि तभी आदिश की आवाज उसके कानों में पड़ती है, मामा सुबह से हमें नहीं मिल रही है। हमने गार्ड से भी पूछने की कोशिश की है पर वह हमें कुछ भी जवाब नहीं दे रहे। उनका सबका कहना है कि वह सब सीधा आपसे बातें करेंगे। आदिश की बात सुनकर सिद्धार्थ तुरंत ही अपनी नजरें ऊपर कमरे की तरफ करता है, जिसका दरवाजा खुला हुआ था। जाहिर सी बात है कि सोना कमरे में नहीं होगी। वह तुरंत ही पंखुड़ी को लेकर बाहर निकलता है और अपने गार्डों के सामने जाकर खड़े हो जाता है। इस समय सिद्धार्थ का पूरा चेहरा गुस्से से धड़क रहा था, क्योंकि यहाँ से जाने से पहले ही वह अपने गार्डों को वार्न करके गया था। सिद्धार्थ को एक बार फिर से अपने पास आता हुआ देखकर सभी गार्ड बहुत ही ज्यादा घबरा चुके थे। उन सब की जान हालत में अटकी हुई थी, क्योंकि सिद्धार्थ के गुस्से का सामना उन सबको करना ही था। अभी सिद्धार्थ पंखुड़ी को अपने सीने से लगाए हुए उनकी तरफ अपने खतरनाक नजरों से देखते हुए बोला, अब सच तुम लोग बताओगे या फिर मैं खुद से पता कर लूं। सिद्धार्थ की आवाज बहुत ही ज्यादा कठोर थी तो वही सिद्धार्थ की इस बात को सुनकर सभी गार्ड एक दूसरे की तरफ देखते हैं। तभी उनमें से एक आगे बढ़कर सारा सच अपने मुंह सच उगल देता है।
तो वही उसकी बात सुनते हुए सिद्धार्थ के चेहरे के एक्सप्रेशन और भी ज्यादा खतरनाक और डरावनी हो जाते हैं और वह गुस्से से अपने दांत किटकिटाते हुए बोला, क्या मैं यहाँ से जाने से पहले तुम सबको वार्न करके नहीं गया था कि मेरी बीवी और बच्चे इस पैलेस से बाहर कदम नहीं रखना चाहिए? फिर तुम सबके होते हुए वह बाहर कैसे गई? सबके सब अगले आधे घंटे में मुझे बेसमेंट में मिलो और हो सके तो अपनी खैर मना लेना कि उसकी खबर लेकर ही आना, क्योंकि अगर उसे एक खरोच भी आई तो तुम सबको मैं जिंदा वहीं बेसमेंट में ही गड़ दूंगा। इतना कहकर सिद्धार्थ पंखुड़ी को लेकर सीधा ऊपर अपने कमरे की तरफ बढ़ जाता है। क्योंकि इस समय पंखुड़ी को संभालना जाना जरूरी था, सिद्धार्थ पंखुड़ी को लेकर कमरे में आता है और फिर उसे गोद में लेकर वह बैठता है और फिर उसके छोटे से चेहरे को पकड़कर उसकी तरफ देखते हुए अपनी शांत आवाज में बोला, क्या हुआ मेरे बच्चे को? डैडी को बताओ, क्या मेरा बेबी मम्मा के लिए रो रहा है? बेटा, माँ किसी काम से गई है, वह आ जाएगी, आप क्यों फिक्र करते हो? और डैडी है ना, वह तुरंत ही मम्मा को ढूंढ कर ले आएंगे। ओके चलो अब अपने आंसू पूछो, आप तो डैडी की अच्छी बेटी हो ना। सिद्धार्थ पंखुड़ी के आंसुओं को पहुंचता है और फिर उसके पूरे चेहरे पर किस करते हुए उसके ही गहरी नीली आंखों में देखते हुए बोला, अच्छे बच्चे रोते नहीं है। बेटा चलो अब जल्दी से बताओ कि आप उस समय क्या कर रहे थे जब माँ गई थी? क्या मम्मा आप लोगों को कुछ कह कर गई थी? क्या मम्मा ने कुछ बताया था कि वह कहाँ जा रही है और कब तक आएंगे? सिद्धार्थ का पूछने पर पंखुड़ी पहले खामोशी से सिद्धार्थ की तरफ देखते हैं और फिर अपने होठों का पाउट बनाते हुए तुरंत अपने छोटे से सिर को ना में हिला देती हैं, क्योंकि उस समय वह आदिश के साथ उसके स्टडी रूम में थी और वह अपने होमवर्क को कर रही थी जो आदिश उसे करवा रहा था। उसे नहीं पता था कि उसकी मां कब बाहर गई है और कब तक लौट कर आएगी, और अब तक ना आने की वजह से ही वह इतना ज्यादा रो रही थी, क्योंकि वह दोपहर से ही सोना का इंतजार कर रहे थे पर सोना अब तक नहीं आई थी। पंखुड़ी के ना कहने पर सिद्धार्थ अपने सिर को हिलाता है और फिर उसे अपने सीने से लगाते हुए धीरे से उसकी पीठ को रब करता है। बोला, कोई बात नहीं बच्चा, अभी डैडी जा रहे हैं और वह मम्मा को लेकर आएंगे। ओके, तब तक आप एक काम करो, आप भैया के साथ जाओ और आराम से गार्डन में खेलो, और अगर कुछ जरूरत होगी तो आप मेरे से कह देना। ओके चलो मेरा अच्छा बच्चा, अब आप जाओ और भैया के साथ गार्डन में खेलो। इतना कहकर सिद्धार्थ तुरंत ही पंखुड़ी को अपनी गोद से उतार देता है। तो वहीं पंखुड़ी से सिद्धार्थ की बात पर अपनी टिमटिमाते आंखों से सिद्धार्थ की तरफ देखती और से छोटे छोटे हाथों से सिद्धार्थ के बड़े से हाथों को पकड़ते हुए उसकी तरफ देखकर अपनी क्यूट से आवाज में बोली, आप सच्ची मम्मा को लाने जा रहे हो ना? माँ से कहना। पंखुड़ी उससे गुस्सा है, उन्होंने पंखुड़ी को नहीं बताया कि वह कहाँ जा रही है और उन्होंने पंखुड़ी को अकेला भी छोड़ दिया था, इसलिए पंखुड़ी अब उनसे नाराज है। पंखुड़ी की सारी बातें अपनी क्यूट सी आवाज में कहती हैं, जिसे सुनने के बाद सिद्धार्थ के चेहरे पर ना चाहते हुए भी एक स्माइल आ जाती है और वह उसके गालों को हल्के से खींचते हुए बोला, हाँ मेरा बच्चा माँ से नाराज हो? मम्मा को आपको मानना ही पड़ेगा, आखिर ऐसे कैसे मम्मा आपको बिना बताए कहीं जा सकती है? मैं मम्मा को पहले ही वार्न कर दूंगा। ओके अब जाओ। इतना कहकर सिद्धार्थ उसके सिर पर हाथ फेंकता है और फिर उसे बाहर भेज देता है। तो वहीं पंखुड़ी भी भागते हुए कमरे से बाहर निकल जाती है। उसके आंखों से अभी आंसू निकल रहे थे, जिसे पूछते हुए वह भागते जा रही थी। पंखुड़ी थोड़े धीरे धीरे करके सीढ़ियों से नीचे होते हुए वापस से हॉल में आती है, जहां पर आदिश सोफे पर बैठा हुआ था। उसके चेहरे का एक्सप्रेशन काफी ज्यादा भयानक और खतरनाक नजर आ रहे थे। तो वही पंखुड़ी आती है और वह तुरंत आदिश के हाथों को पकड़ लेती है। आदिश पंखुड़ी देखता है तो पंखुड़ी अपनी आंसू भरी नजरों से उसे ही देख रही थी। पंखुड़ी को देखकर आदिश उसे अपने गोद में उठता है और फिर उसके सिर को सहलाते हुए बोला, व्हाट हैपन प्रिंस, क्या तुम्हें डैडी ने कुछ कहा? आदिश के सवाल पर पंखुड़ी अपने सिर को हाँ में हिलाता है, जिसके जवाब में आदिश उसे सावरिया नजरों से देखने लगता है। तो वहीं पंखुड़ी अपने चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कुराहट लाते हुए आदिश की तरफ देखते हुए बोली, डैडी ने कहा है कि वह मम्मा को लाने जा रहे हैं और वह मम्मा को ये भी कह देंगे कि पंखुड़ी उनसे नाराज है, क्योंकि मम्मा पंखुड़ी को अपने साथ नहीं ले गई ना, वो अकेले ही चली गई बाहर, इसलिए पंखुड़ी उनसे बात नहीं करेगी। अपनी बहन की बात सुनकर आदिश अपने सिर को ना में हिला देता है और फिर उसे लेकर वह सीधा गार्डन की तरफ बढ़ जाता है। वह पंखुड़ी को लेकर गार्डन में आता है और फिर उसे लेकर वह नीचे जमीन पर बैठ जाता है। पर इस समय आदिशा के चेहरे के एक्सप्रेशन बहुत ही ज्यादा गंभीर थे। उसके चेहरे को देखकर ही बताया जा सकता था कि इस समय उसका दिमाग कहीं और ही लगा हुआ है और वह बिल्कुल भी पंखुड़ी पर ध्यान नहीं दे पा रहा है। गार्डन में आते ही पंखुड़ी तुरंत ही अपने नन्हे नन्हे कदमों से भागते हुए उन खरगोश के बच्चों के पास चली जाती है, जो कि उनसे कुछ दूरी पर ही गार्डन में खेल रहे थे, और उन सब की तरफ देखते हुए पंखुड़ी के चेहरे पर एक स्माइल आ गई थी और वह तुरंत ही भाग कर जाती है। उनमें से एक खरगोश के बच्चे को अपने छोटे छोटे हाथों में वह पकड़कर ऊपर उठा लेती है और तुरंत ही उसे अपनी बाहों में जकड़ लेती है। तो वही वह खरगोश का छोटा सा बच्चा पंखुड़ी के मजबूत हाथों से छूटने की कोशिश में छटपटाना लगता है, पर पंखुड़ी इतनी आसानी से उसे अपनी पकड़ से जाने दे, ऐसा हो ही नहीं सकता। वह उसके बच्चे को लेकर वहीं जमीन पर बैठ जाती है और फिर अपने पैरों को मोड़ते हुए वह उसे अपनी गोद में बिठाकर जबरदस्ती उसके बॉडी पर अपने छोटे से हाथों से थप थप करने लगते हैं, जैसे वह उसे अपने गोद में सुलाने की कोशिश कर रही हो। तो वही वह खरगोश का बच्चा भी सोच रहा होगा कि वह किसके चंगुल में फंस गया है। इधर आदिशा जो पंखुड़ी को लेकर गार्डन में आया था, वह दूर बैठे पंखुड़ी को उस बच्चों के साथ खेलता हुआ देख रहा था। पंखुड़ी को शांत होता हुआ देखकर आदिश को भी कहीं ना कहीं शांति मिल चुकी थी।
दूसरी तरफ शाम हो चुकी थी पर सोना की किसी को कोई खबर नहीं थी। वहीं इस बात से अनजान की सोना के साथ क्या हुआ है, इस समय अपने ऑफिस से निकल रहा था। उसके चेहरे पर इस समय परेशानी साफ साफ झलक रही थी, तो वही उसके धड़कने बेचैनी से तेज से धड़क रही थी। आरिश को समझ नहीं आ रहा था कि आज उसकी धड़कनें इतनी ज्यादा बेचैन क्यों है, जबकि आज वो सोना से मिलकर आया था और आज सोना का बिहेवियर भी काफी ज्यादा नॉर्मल था, जिसकी वजह से उसे इतना ज्यादा बेचैन नहीं होना चाहिए था। पर इस बेचैनी की वजह क्या थी, इस बात से वह पूरी तरह से अनजान था। आरिश अपने ऑफिस से निकलने के बाद सीधा पार्किंग एरिया में जाता है, जहां पर उसकी कार पहले से ही तैयार थी। वह जाकर बैठता है और बैठते ही कार वहां से निकल जाती है। पर आरिश अपने पैलेस जाने की बजाय ड्राइवर की तरफ देखते हुए अपने गहरी आवाज में बोला, कार को सिंघानिया पैलेस की ओर ले चलो। आरिश की बात सुनने के बाद आगे बैठा ड्राइवर और उसके बगल में बैठा राघव तुरंत ही पलटकर आरिश की तरफ देखते हैं, जो कि सीट से अपने सिर को सीट से लगाए हुए अपनी आंखें बंद किए हुए खामोशियां से बैठा हुआ था। तो वही राघव को समझ नहीं आ रहा था कि आरिश शाम को सिंघानिया पैलेस क्यों जाना चाहता है, पर वह उसे रोकता भी नहीं है और फिर ड्राइवर कार को सीधा सिंघानिया पैलेस के रास्ते में ले जाता है। थोड़ी ही देर में आरिश की कार सिंघानिया पैलेस के सामने आकर रुकती है। कार रुकते ही आरिश तुरंत ही कार से बाहर आता है और वह अपने कदम पैलेस के अंदर की तरफ बढ़ा देता है। तो वहीं पैलेस के दरवाजे पर खड़े दो गार्ड सामने अपने हाथों को करते हुए उसे अंदर जाने से रोकते हुए बोले, सर इस समय पैलेस पूरी तरह से खाली है, कोई भी यहाँ नहीं है। अगर आपको बच्चों से मिलना है तो आप गार्डन में जा सकते हैं, और अगर आपको बॉस से मिलना है तो आपको यहीं पर इंतजार करना होगा, क्योंकि अभी पैलेस के अंदर जाने की परमिशन किसी को नहीं है। गार्ड के मुंह से ये सुनकर के अंदर पैलेस में कोई भी नहीं है, आरिश काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है। गार्ड ने बच्चों के बारे में, सिद्धांत के बारे में तो बता दिया था, पर सोना और वह कहाँ है नहीं बताया। आरिश सोना के बारे में गार्ड्स कुछ ना पूछकर अपने कदम सीधा गार्डन की ओर बढ़ा देता है। तो वही उसके पीछे पीछे राघव भी गार्डन की तरफ हमने कदम बढ़ा देता है। दोनों ही गार्डन में पहुंचते हैं, पर सामने का नजारा देखकर उन दोनों की ही आंखें छोटी छोटी हो जाती है, साथ ही साथ चेहरे पर हैरानी भरे भाव आ जाते हैं। सोना इस समय जंजीर से बनी खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। तो वही उसके पास कुछ दूरी पर बैठे कुछ लोग, जो कि इसके सामने बहुत से दारू के बोतल से रखे हुए थे, वही हाथों में ताश के पत्ते थे, जो सब एक दूसरे के साथ खेलते हुए खुद में ही हंसी मजाक किया जा रहे थे। बीच बीच में उनकी नजरें सोना पर जा रही थी और सोना को इस तरह से छुटने के लिए छटपटाता हुआ देखकर वह सभी सोना का मजाक बना रहे थे। तो वही यह सारी चीज देखते हुए सोना का खून गुस्से से खोल चुका था, और वह अपने गुस्से भरी नजरों से उन सब की तरफ देखते हुए अपनी चिल्लाती हुई आवाज में बोली, तुम सबको जितना हंसना है तुम लोग हंस लो, क्योंकि बाद में इस हंसी के लिए ही तुम लोग तरस जाओगे। शौक है ना तुम लोगों को पैसों के लिए किसी को भी किडनैप करने का, तुम्हारी यह सारी शौक सिर्फ शौक में ही नहीं बदल गई तो तुम फिर कहना। वही बार बार सोना का इस तरह से खुद का मजाक बनाते हुए देखकर वह सभी लोग काफी ज्यादा गुस्से हो गए थे। वहां 4 लोग मौजूद थे, चारों ही गुस्से भरी नजरों से सोना को देख रहे थे। हालांकि उसके बॉस की ऑर्डर था कि वह लोग इस लड़की को हाथ नहीं लगा सकते हैं। अगर उनके बॉस के ऑर्डर नहीं होती तो अब तक की लड़की इतना बोलने लायक ही नहीं रहती। उनमें से एक, जो कि काफी हद तक मोटा आदमी था, वह दूसरे की तरफ देखते हुए अपने गुस्से भरी आवाज में बोला, साली बोलती बहुत है। अभी वह अपनी बात कही रहा था कि तभी दूसरा आदमी उसके बात को बीच में ही काटते हुए बोला, बोलती बहुत है इसलिए तो यह उसे आरिश की बीवी है, वरना तुझे क्या लगता है आरिश किसी को भी अपनी बीवी होने का हक दे देगा? कुछ तो बात है इसमें, तभी तो इसके पीछे वह आदमी पागल है। उस आदमी की बात सुनकर वह मोटा आदमी जोर जोर से हंसने लगते हैं, और फिर वह मोटा आदमी सोना को ऊपर से नीचे तक देखते हुए बोला, बात तो है इसमें, पर क्या करें, हमने इसे अपने लिए नहीं उठाया है। अगर हमने इसे अपने लिए उठाया होता तो अब तक इसकी सारी बात और सारे हुनर हम जान चुके होते। इतना कहकर वह शैतानी तरीके से सोना की बॉडी को अपनी हवस भरी नजरों से देखने लाता है। तो वही सोना उसकी बातें सुनकर गुस्से से अपने दांत किटकीटते हुए उन सब की तरफ देखते हुए बोली, तुम सबकी इतनी औकात नहीं है कि तुम मुझे देख भी सको और तुम मेरी खासियत जानना चाहते हो। सोना की बात सुनकर वह आदमी, जो कि अपनी हवस भरी नजरों से सोना की तरह देखे जा रहा था, वह अब दूसरे आदमी की तरफ देखते हुए बोला, बॉस ने तो वैसे भी इस लड़की को अपने बदले के लिए ही उठाया है। क्या फर्क पड़ता है अगर हम थोड़ा सा मजे इस लड़की के साथ ले ले तो? कौन सा ये बॉस की बीवी है जो बहुत गुस्सा हो जाएंगे, और जिसकी बीवी है जब तक उसे पता चलेगा तब तक हमारा काम हो चुका होगा। उस आदमी की बात सुनकर बाकी के 3 हैरानी भरी नजरों से उसकी तरफ देखने लगते हैं, क्योंकि उन्हें साफ साफ इंस्ट्रक्शन दिया गया था कि वह सब बस इसे यहाँ पर बांध कर रखे, बाकी इस लड़की से बात करने तक की इजाजत उन सबको नहीं थी। पर यहाँ तो बात किसी और चीज की हो रही थी। वहीं कुछ देर तक खामोशी से एक दूसरे की तरह देखते रहने के बाद सभी के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट आ जाती है, और सभी उस आदमी की तरफ देखते हैं और फिर अपनी आंखों में शैतानियत लिए हुए सोना की तरफ देखते हुए बोले, बात तो तू सही कह रहा है, वैसे भी अगर एक बार यह हमारे हाथ से निकल गई तो दोबारा हमें सिर्फ इसके सपने ही देखने को मिलेंगे, दोबारा ये हमारे हाथ तो आएगी और इससे अच्छा मौका भी हमें दोबारा नहीं मिलेगा। इतना कहकर सभी अपनी अपनी सीट से एक साथ ही खड़े हो जाते हैं। तो वही सोना, जो कि उन सब की बातें खामोशी से सुन रही थी,
उसकी आंखें गुस्से से लाल हो चुकी थी और वह अपनी गुस्से में भरी नजरों से उन सब की तरफ देखते हुए अपने जबड़े को कसकर खींचते हुए अपने गुस्से भरी आवाज में बोली, शक्ल देखकर कमजोर समझने की गलती मत कर, आज वो इंसान भी मेरे आगे झुका है जो कभी नफरत का दावा करता था। उद्धरण चिन्ह। और तुम लोग समझते हो कि मुझे छूना इतना आसान है, हिम्मत है तो मेरे हाथों को खोल कर दिखाओ, तुम्हें तुम्हारी औकात ना दिखा दे तो मेरा भी नाम आर्या नहीं। आर्या की बातें सुनकर वह चारों आदमी काफी ज्यादा गुस्से में आ चुके थे। वह तुरंत है आर्या की तरह बढ़ते हैं और आर्या के हाथों को खोल देते हैं और फिर उसकी तरफ अपनी लालच भरी नजरों से देखते हुए बोले, ले खोल दिया तेरे हाथ, अब भाग कर दिखा, कहाँ तक भागती है, तुझे आना तो यहीं पर है और जब तक हमारी मर्जी नहीं होगी तो यहाँ से बाहर कदम भी नहीं रख सकती हैं। तो वही आर्या उन सब की बातें सुनकर अपने चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट लिए अपनी गहरी आंखों से सबकी तरफ देखते हुए बोली, भागना तो तुम लोगों को पड़ेगा, बस थोड़ा सा इंतजार कर लो। इतना कहकर आर्या अपने कदम पीछे लेती है और अगले ही पल तेजी से दौड़ते हुए मोटे आदमी के मुंह पर अपने पैरों से हिट करती है और आर्या का यह वार इतना तगड़ा था कि वह आदमी सीधा फर्श पर गिरा, अपने चेहरे को अपने हाथों में छुपाए हुए दर्द से तड़प उठता है। तो वही आर्या के इस रिएक्शन पर वह तीनों आदमी पहले तो हैरानी से उसे आदमी की तरफ देखते हैं जो कि फर्श पर पड़े हुए दर्द से तड़प रहा था और फिर वह सभी आर्या की तरफ देखते हैं जो कि अपने चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट लिए तीनों की तरफ देख रही थी। अब वह तीनों ही एक साथ ही आर्या की तरह अपने कदम बढ़ा देते हैं तो वही आर्या उन सब की तरफ एक एक करके देखती हैं और अगले ही पल उन सभी के चेहरे पर एक एक जोरदार थप्पड़ लगा देती है। और उन्हें इस बात का जब तक एहसास होता और वह उन सब से काफ़ी दूर हो चुकी थी और वह अपने हाथों को बांधे हुए बहुत ही एटीट्यूड के साथ उन सब की तरफ देख रही थी, तो वहीं आर्या का ऐसा रूप देखकर वह सभी काफ़ी ज़्यादा हैरान थे, क्योंकि थोड़ी देर पहले तक आर्या रो रही थी उनके सामने कि वह उन्हें यहाँ से जाने दे और अचानक से ही वह अब उन सब पर भारी पड़ रही थी। चार लोग मिलकर भी एक लड़की को नहीं संभाल पा रहे थे। वह तीनों एक बार फिर से आर्या की तरफ बढ़ते हैं तो वही आर्या तुरंत ही एक के हाथों को पकड़कर उसे मारते हुए उसके पीठ से लगते हैं और अगले ही पल उसके चेहरे को अपने घुटनों पर दे मरती है और उसके ऐसा करते ही उसे आदमी के मुंह से खून की फुहारें निकल आते हैं और वह भी तुरंत दर्द से तड़पना शुरू हो जाता है। तो वहीं आर्या उसे खुद से दूर धकेल देती है। तो वहीं अब बचे दो की हालत पहले ही खराब हो चुकी थी। वह दोनों हैरानी भरी नजरों से आर्या की तरफ देख रहे थे तो वही आर्या अपने हाथों को अपने सीने पर मलते हुए उन दोनों की तरफ देखते हुए अपनी मेरी आवाज में बोली, अब फैसला तुम्हारे हाथ में है, इन दोनों को अस्पताल लेकर जाना है या खुद की हालत भी इन दोनों की तरह ही करवानी है। आर्या की यह धमकी कहीं काम करें या ना करें उन दोनों पर काम कर चुकी थी। उन दोनों की आंखों के सामने ही उनके दो आदमी की यह हालत खराब हो गई थी और अब वह दोनों अपनी टांगे तुड़वाने की रिस्क नहीं ले सकते थे। आर्या बहुत ही स्टाइल से चलते हुए जाकर उसे चेयर पर बैठ जाते हैं जिस चेयर पर थोड़ी देर पहले वह बंधी हुई थी। उसके चेहरे के एक्सप्रेशन बिल्कुल ही खतरनाक हो चुके थे। कोई भी उसे देखकर यह नहीं कह सकता था कि उसके दिमाग में इस समय क्या चल रहा है। दूसरी तरफ राघव और आरिश दोनों ही हैरानी भरी नजरों से गार्डन में देख रहे थे, क्योंकि सामने आदिश नीचे जमीन पर बैठा हुआ अपनी छोटी सी बहन को खरगोश के बच्चे के साथ खेलता हुआ देख रहा था। तो वही पंखुड़ी पूरी तरह से मिट्टी से सन चुकी थी, उसका छोटा सा चेहरा मिट्टी से भरा हुआ था। तो वही उसके कपड़े भी मिट्टी से खराब हो चुके थे। उसके छोटे छोटे हाथ में उसने जिस खरगोश को दबोच रखा था वह खरगोश भी सफेद से ब्राउन हो चुका था मिट्टी की वजह से। और पंखुड़ी की इस हालत को देखते हुए जहां आदिश उसे दूर बैठा हुआ अपने सर को नामे हिला रहा था, तो वही राघव और आरिश हैरानी भरी नजरों से उसे देख रहे थे। भला कोई गार्डन में इस तरह से खेलता है क्या? जमीन से ज्यादा मिट्टी तो पंखुड़ी के चेहरे और उसके कब्दों पर नजर आ रहे थे। तो वही वो उसे खरगोश को वह छोड़ने को तैयार नहीं होने दे जो पूरी तरह से मिट्टी से गंदा हो चुका था। और आदिश पंखुड़ी को रोकने की बजाय उसको देखकर मुस्कुरा रहा था। आरिश तुरंत ही हर बढ़ाते हुए आगे बढ़ता है और फिर वो पंखुड़ी की तरफ अपने कदम बढ़ाते हुए अपनी तेज आवाज में बोला, प्रिंसेस बच्चे यह क्या कर रहे हो आप? देखो किस तरह से अपने खुद को गंदा कर लिया, और आपके ये कपड़े यह क्या किया है? पंखुड़ी अचानक से किसी की भारी आवाज सुनकर पंखुड़ी डरते हुए तुरंत ही पीछे पलट कर देखती है और डर की वजह से उसके हाथ से वह खरगोश भी छूटकर नीचे फर्श पर गिरता है और वह तो गिरते ही अपनी जान बचाकर सीधा पंखुड़ी से दूर भाग जाता है। कुछ ही पलों में पंखुड़ी ने उसकी जो हालात की थी उसके बाद तो वह अपनी इस जिंदगी में दोबारा कभी भी पंखुड़ी के सामने नहीं आने वाला था। यह वह खरगोश अच्छी तरह से अपने चेहरे से बयां कर गया था। तो वहीं पंखुड़ी अपनी नीली आंखों से आरिश की तरफ देखती है और फिर वह तुरंत ही अपने नन्हे नन्हे कदमों से भागते हुए सीधा आरिश की तरफ बढ़ जाती है और आरिश के पास पहुंचते ही वह अपने छोटे छोटे हाथों को ऊपर उठकर खड़ी हो जाते हैं। तो वही रिश एक नजर ऊपर से नीचे तक पंखुड़ी को देखता है और फिर एक गहरी सांस लेकर वह तुरंत ही नीचे झुककर पंखुड़ी को अपनी गोद में उठा लेता है। हालांकि अगर पहले वाला आरिश होता तो वह कभी भी पंखुड़ी को इस तरह से गोद में नहीं उठता, क्योंकि पंखुड़ी को गोद में उठाने का मतलब था कि खुद को भी गंदा करना। पर यह आरिश जो था ये काफी बदल चुका था। इन सालों में जो उसने अकेले की जिंदगी की उसके बाद से उसे लोगों की अहमियत पता चली थी, रिश्तों की अहमियत पता चली थी, और यह जाने के बाद किया जो छोटी सी शैतान है उसकी खुद की बच्ची है वह कभी भी उसे खुद से दूर नहीं कर सकता था, फिर चाहे वह किसी भी हालत में क्यों ना हो। तो वही आदिश अचानक से राघव और आरिश हो यहाँ देखकर अपने आईब्रोज को सिकोड़ते हुए राघव की तरफ देखते हुए अपने सवाल करता है, क्या मैं जान सकता हूँ कि आप दोनों यहाँ क्या कर रहे हैं?
अचानक से आदिश के सवाल को सुनकर राघव तुरंत ही आदिश की तरफ देखा है, पर वह कुछ कहता उससे पहले ही आदिश बोल पड़ता है। इस तरह की और भी अच्छी स्टोरी सुनने के लिए PR नोवेल स्टोरीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।